तो वो करती है कि वो उसका एस्टिमेट लगाता है कि क्लाइंट जो है किस तरह का क्लाइंट है, इसके मसाइल कैसे हैं। सेल्स पर्सन की एक खूबी होती है, ये किस तरह का क्लाइंट है और मैं इसको कैसे काबू करूं। इसके अंदर सेल्स है। सफर लंबा भी हो सकता है, इतना शायद शॉर्ट ना हो, और शायद शॉर्ट भी हो। आपकी ना क्लास के दौरान में ही इंशाल्लाह कुछ लोगों को ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, वो आपके लिए मिसाल बनेंगे। एक ऑर्डर आते हैं, आपके साथ साथ होंगे। अब वो बातें बाहर भी नहीं रही कि वहां पे स्टोरी मेरी देखें कि ऑर्डर आते हैं, पता नहीं आते कि नहीं आते। अब क्लास के दौरान में आपके होंगे ना इंशाल्लाह, आपको मोटिवेशन काफी मिलेगी। उससे ये अंदाजा कीजिएगा कि अगर उसको ऑर्डर आए हैं तो मेरे अंदर कोई ना कोई कमी रह गई है, मैं इसको ठीक करूं। ठीक है ना। नंबर 2 ये है कि हर बंदे का सोचने का अंदाज डिफरेंट है। आप उस अंदाज को लर्न करें दूसरे के साथ भी। मैं आज भी अपने शागिर्दों से लर्न करता हूँ। अभी मीटिंग थी हमारी यहाँ पे, तो मैं बात कर रहा था कि जो हमने ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें लोग 2-3 लाख कमा रहे हैं, बस वो ऐड किए हैं हमने। तो वो इसलिए ऐड किए हैं कि उनको मजीद, वो कुछ लर्न कर चुके हैं, इनको मजीद जो होती है ना चीजें सिखानी पॉसिबल है। हम उनको चीजें सिखाएं और वो अपनी अर्निंग को बढ़ाएं। उसके बाद हमारे ग्रुप में ना एज एक्सपर्ट वो लोगों की मदद करना शुरू करें मजीद। कुछ लोग कर भी रहे हैं मदद, जैसे अमर अली बहुत एक्टिव है, अदनान सरपाल माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। ऐसे कई दोस्त हैं जिनकी बड़ी एफर्ट्स हैं। तो ये एफर्ट्स उनके लीडराना उनकी हों, ताकि वहां पे जो वाइड ऑडियंस है हमारी, वो फ्री कोर्स करना चाहती है, उनकी मदद फ्री में होती रहे साथ में। इस तरह की जो ग्रुप हैं, उनके अंदर वो अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं हमसे कि उन्होंने किस तरह से क्लाइंट्स पकड़े। हम इससे नई चीजें लर्न कर रहे हैं, क्योंकि जो चीजें हमारे लिए आसान थी ना, शायद आपके लिए मुश्किल हो। आगे आगे आगे, वो चीजें शायद, हाँ जी करवा लें। वो चीजें ना हमारे लिए आसान शायद हो, लेकिन आपके लिए शायद आसान ना हो। तो जो दूसरे दोस्त जो कर रहे हैं, जो उनको चीजें आसान नजर आती हैं, वो भी नोट किए जा रहे हैं, ताकि वो चीजें आसान तरीन करके देते जाए। जितनी भी रिसर्च कर लें, रिसर्च में हमेशा गुंजाइश मौजूद होती है। ठीक है, इसलिए आपका जहन अच्छे रिसर्चर वाला होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि क्लाइंट जो किस तरह से आते हैं, उनकी मजबूरियां क्या हैं। आप नील पटेल, उसकी वीडियो चेक कीजिए गैस पोस्टर में मुतल्लिक, वो क्या कह रहा है। नील पटेल, ब्रायन डीन, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में लीडर्स हैं, जिनके पास बड़े ब्रांड्स हैं। इवन याहू, इवन IBM, इस तरह के ब्रांड्स, वो इनको सर्विस दे रहे हैं। तो वो लोग क्या कह रहे हैं गैस पोस्टों के मुतल्लिक। बैकलिंक.com जो साइट है, ब्रायन डीन की थी, उसने सेल कर दी सैम रश को, वो जनवरी के अंदर, ये लास्ट मंथ। तो इससे पहले वो इसको पोस्ट कर रहा था साइट को, और उसके लेक्चर देखिए वहां पे क्या कह रहा है वो। मार्केट में कितनी डिमांड है, बहुत बड़ी डिमांड है। मसला यह है कि आपके अंदर दो चीजें नहीं है जो आपने पूरी करनी है। नंबर 1, क्लाइंट चाहता क्या है, इसको सीखना। ठीक है, उसके मसाइल को सीखना। नंबर 2, क्लाइंट का जो काम है अच्छे अंदाज से करने के स्किल्स। दो चीजें जस्ट, आगे सारी इसी की शाखें हैं। अब मैंने कुछ देर पहले, ये मीटिंग जब स्टार्ट हुई, मेरी 4 से 6 होती मीटिंग, तो मीटिंग से पहले मैं एक ऑर्डर लगा के आया था। खुद मैंने किसी को ऑर्डर दिया था, adsy.com साइट है, adsy.com, और कई लोग वहां से पैसे कमा रहे हैं। आपको ये शामिल करवाएंगे हम ट्रेनिंग के अंदर ना, ये करवाएंगे कि कैसे इस पर काम करना है। adsy.com पे अक्सरियत में ना वहां से लोगों को बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। और यहाँ पे ग्रुप में हमारे जो दोस्त हैं शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने वहां पे क्लाइंट आया, उस क्लाइंट को इतना मुतमन किया कि उसको काबू ही कर लिया, वहां से बाहर ले आए उसे। कहते हैं डायरेक्ट डील करो हमसे। क्लाइंट्स उनसे कह रहे हैं कि लो डायरेक्ट डील करो, महीने के मुझे इतने ऑर्डर लगा दो। ये रास्ता ऐसे खुल रहा है उनका। लिहाजा जितना हम शुरू में इसे आसान समझते हैं, शायद ऐसा ना हो। ठीक है ना। तो मुमकिन है किसी के लिए थोड़ा आसानी से उसको ऑर्डर मिल जाए, किसी को मुश्किल से मिले। आपने ये देखना कि क्लाइंट के पेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, क्लाइंट चाहता क्या है। वो चाहता है कि जो बंदा मेरा ऑर्डर लगाए, ये बंदे का राब्ता डायरेक्ट हो, सेंटर में मोस्टली लोग ना हो, रीसेलर्स ना हो। जैसे प्रॉपर्टी बाय करें ना, तो 5-6 रीसेलर्स आ जाते हैं। मैं घर बना के सेल कर रहा था, तो वहां पे एक बार पार्टी का आई, पता लगा उसमें 11 वो हैं डीलर्स हैं, 11 डीलर्स। तो हर डीलर ने कमीशन लेते रहते और कई काम खराब करने हैं इसमें।
लिहाजा क्लाइंट चाहता है कि उस बंदे का डायरेक्ट रब्ता हो साइट वालों से। इससे मुराद ये है कि कोशिश कीजिए रीसेलर्स को कम से कम इन्वॉल्व कीजिए, खुद से आउटरीच कीजिए, आपके राब्ते साइटों से हों। नंबर 2, क्लाइंट चाहता है कि आप उसके काम को समझें कि गेस्ट पोस्ट क्या है। तो मैं बताऊं कि गेस्ट पोस्ट ये है जो वो चाहता है, जिसमें उसकी मर्जी के मुताबिक एंकर टेक्स्ट लगे, वो डू फॉलो है कि नो फॉलो आप उसे तसल्ली से बता दें, उसकी ट्रैफिक कितनी है बता दें, और इन सारी चीजों से कुछ नजर आता हो कि आप एक्सपर्ट हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है कल परसों कहीं, फोन से मैंने फरहान साहब के साथ वीडियो की थी जिसपे फरहान साहब फोन पे ऑडियो सुना रहे हैं, ठीक है ना, सुनिए वीडियो। ये वीडियो थी, हमारे लास्ट बैच चला है ना, इसमें हमारा एक लड़का है, तो इंटर्नशिप के दौरान में इसको ये क्लाइंट ने ऑर्डर दिया है, और वो क्लाइंट काफी बड़ा, वो कह रहा है कि मुझसे पर मंथ काम लेते जाओ, लेकिन मुझे प्लान दो, पर मंथ में मुझे कितना काम करके दोगे और क्या करोगे। ये हमारी इंटर्नशिप के अंदर केस आया है। तो उस लड़के ने क्या किया, उसकी इंग्लिश ग्रामर ठीक नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसने डींगे मारी बड़ी बड़ी, तो क्लाइंट उसकी कुछ डींगों से यानी कि मुतमन भी हो गया। लेकिन मसला ये आता है कि अगर आप ज्यादा बड़ी डींगे मार दें कि तुम्हारी सेल्स बढ़ेगी, तुम्हारे पास ट्रैफिक आएगी, उसको जन्नत के ख्वाब दिखा दें सारे, जबकि उससे अमल उसके ना ऐसे हों, तो क्लाइंट कल को नाराज होगा आपसे, उसकी तवक्कुआत पूरी नहीं होगी, ठीक है ना। तो उसने मेरे हिसाब से ये गलती की, हमने उससे वो मैसेज मंगवाया कि मैसेज कौन सा है तुम्हारा, पता चला इसने एक्सपर्ट अपनी अथॉरिटी इमेज बिल्ड करने के लिए बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन तवक्कुआत उसने ज्यादा सेट कर दी है। तो मैं हंस रहा था कि कहीं ऐसा ना हो क्लाइंट काम दे, तो वो काम में जो गोल्स क्लाइंट ने उसकी बात सुन के सेट कर लिए ट्रैफिक के, वो वाले गोल पूरे ना कर सके, क्लाइंट भाग ना जाए। लेकिन खुशकिस्मती से क्लाइंट बड़ा समझदार है, वो इस झांसों में नहीं आया, उसने कहा फिर भी रिसोर्स अच्छा है। उसका अगला जो पैसे आया ना क्लाइंट का, हमने दोबारा पढ़ा, कल परसों पहुंचा मैसेज उसका, दोबारा से पढ़ा, पता चला कि क्लाइंट जो है वो जान गया कि डिंगे ज्यादा ही हैं, लेकिन मैं अपनी जरूरत के तहत काम करवा दूँ। लिहाजा मिसाल ये थी कि आप जब डींगे भी वहां पर मारें अथॉरिटी की, तो कोई वो होते हैं कोई गैर इंसानी किस्म की ना हो डींगे, इसमें ये हो जाएगा फलां हो जाएगा, उसमें एक्सपर्ट आपका इमेज बिल्ड हो, वो समझे आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना। उसके लिए लाजमी है आपको जो चीज सिखाई जाए उस चीज को अच्छे अंदाज से समझें, आपके पास उस मौजू पे इल्म अच्छा और बेहतर हो, मुस्तनद हो। क्लाइंट ये चाहता है, वो कहता है मेरी गाड़ी जो है ना वो बहुत महंगी है और बड़ी लश पश करती गाड़ी है, इसको अगला बंदा मेंटेन कर सके और उसका एक्सीडेंट ना करे, ठीक है ना। लिहाजा आपका इल्म चाहिए इसमें बेहतर। क्लाइंट से यकीन कीजिएगा ऐसे हैं, अगर आप हमारी जो कैंपेन चल रही है, हम मजीद जो मीटिंग कर रहे हैं और जो शागिर्दों को सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि हद है। सिर्फ एक वेबसाइट जो है मैं आपसे शेयर करता हूँ, भाई ऐसे कर दो, और इसके बाद यहाँ पे है गेट मी लिंक्स। ये साइट जो है ना, ये getmelinks.com, हमारा एक क्लाइंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में लीडर्स का लीडर है। वो क्लाइंट जो है हमारे पास प्रोग्रामिंग करवाता है और काफी देर से करवा रहा है, हमारे दोस्ताना मरासम है, कुछ वेंचर हमारे इकट्ठे भी चल रहे हैं उसके साथ। तो उसको मैंने ये आइडिया दिया था जी बाबर का, हमारी एक दिन मीटिंग हुई थी क्लाइंट के साथ जी बाबर पे। तो मैंने कहा कि जी बाबर को हम ऐसे करके बाहर अगर लॉन्च करें, मेरे पास पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स तो काफी सारे हैं, यानी जो मेरे शागिर्द हैं, अगर इसको सीखते हैं, ज्वाइन करते हैं, और हम कोई ऐसा वेंचर स्टार्ट कर लें कि बाहर से हमें क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाए, इसका फायदा ये पहुंचेगा कि मेरे शागिर्दों तक ऑर्डर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। ये बड़ा फायदा है। इस मौजू पे हमारी मीटिंग हुई, तो मुझे एक चीज का पता चला, मुझे उसने क्लाइंट ने बताया कि ये उसका क्लाइंट है गेट मी लिंक्स, और इसकी आमदन $5.5 मिलियन पर मंथ है इसकी। चेक कर लें कितनी बनती है, $55 लाख अगर उसकी इनकम अगर होती हो, इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये वाली, $55 लाख। मुझे जब उसने इसका हवाला दिया, उसने ऐसी का हवाला नहीं दिया, उसने गेस्ट पोस्ट बॉक्स का हवाला नहीं दिया, कुछ और साइटें हैं, इसका हवाला दिया, कहता है ये तो कर रहा है, मुझे पता है इसमें काफी पैसा है,
तो तुम डिफरेंट क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा मेरे पास डिफरेंट और चीजें ये वाली होंगी इस तरह की। इसके हवाले से मुझे अंदाजा हुआ कि ये साइट जो है ये कितनी बड़ी कंपनी होगी। 5.5 मिलियन डॉलर्स बहुत बड़ी रकम है और ये कंपनी कमा रही है। ये पोटेंशियल है इसका। आप इसको मत सोचें, आप ये सोचें कि भाई मैंने शुरू में कितने पैसे कमाने हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ग्रो करना है। ये मैक्सिमम बड़ी कंपनी ही कर पाती हैं। चंद एक ऑस्ट्रेलियन कंपनीज हैं जो यहाँ पे पहुंचती हैं। इस सब के अंदर पता मसला कौन सा है? हमारे विजन का। हमारी उम्र बढ़ गई, हम बड़े नहीं हुए, ये फर्क है। अभी मैं क्या कह रहा था, दोस्त शायद यहाँ बैठे, आप बैठे हैं यहाँ पे, मैं आपसे कह था कि अमेरिकन जो लोग हैं उन्होंने ट्रेनर से कर लिए कि उस बंदे को अपनी सलाहियतों पे यकीन है कि मैंने बिजनेस सेट करना है, मैंने बिजनेस करना है, फलां करना है, ये करना है, उसके एतमाद अच्छा खासा है। हमारे अंदर एतमाद की कमी है, ठीक है ना। अब सूरत हाल ये है कि वो एतमाद, वो रिसर्च करने वाली ताकत और वो जवान रहने का जज्बा कि मैंने ये काम करना है, चैलेंज। जवान लड़ाई कर लेते हैं बाहर, सर फड़वा लेंगे, कहते हैं यार कोई नहीं, लड़ाई होगी सी यार। और हमारे ऐसे जो होते हैं ना, जो उम्र जिनकी जारी होती है, वो शिकायतें करती हैं, आज घुटने में दर्द है। उम्र का फर्क पड़ता है, मिजाज का फर्क पड़ता है। इंसान की सोचने की सलाहियतें महदूद होती हैं। आप उनके लोग चेक कर लें, उनके लोग सोचने में जवान रहते हैं, सोचे जवान रखें अपनी, उसमें चैलेंज, टकराओ, लेकिन पॉजिटिव, ठीक है ना। ये सोचें कि ये रास्ते सब लोग तो निकाल रहे हैं, हम नहीं निकाल पाए तो कोई ना कोई गलती मेरे अंदर है। दूसरी बात दोस्तों, एक और बड़ी अहम चीज, पाकिस्तान में इतने हजार लोगों से मुलाकात के बाद मुझे एक चीज समझ लगी है कि पाकिस्तान में मसला क्या है। हर मुआशरे का कल्चर होता है, उस कल्चर में ना, अब हमारे कल्चर में ये होता है कि हम दूसरों के सामने ना बड़ा सा बयान करना चाहते हैं। अगर पैसे आ जाए हम चाहते हैं कि अच्छे कपड़े पहने, गाड़ी छड़ी हो, और शेर रखें, सोने की चेनें पहने, ठीक है ना। हमारा कल्चर ऐसा, यानी कि हम चाहते हैं कि दूसरों के सामने हमारी इज्जत बनती हो। हमारा मेयार ये सेट हो गया है, वो पैसा है, तो हम दिखाना चाहते हैं, लिहाजा यहाँ पे हम मार भी खाते हैं। इसी चीज की एक बाई प्रोडक्ट है जो आपको तंग करती है, पता कौन सी? आपने कभी इंग्लिश बोली है? कभी बोली आपने इंग्लिश? आपको इंग्लिश के कुछ अल्फाज तो आते होंगे ना। अगर आपसे कोई गोरा बातचीत कर ले, बोलेंगे आप? आप बोल रहे हैं ना, एक ने बोला, और कोई दोस्त, आप बोल लेंगे। दो तीन लोगों ने कहा बोल लेंगे, मुझे उम्मीद है बोल लेंगे, लेकिन इनमें से भी शायद आधे लोग ड्रॉप हो जाएंगे जब वक्त आएगा। पता क्यों? वजह क्या उसकी? वजह उसकी ये है कि हमारे कल्चर ने हमारे जहन पे ना एक चीज तारीख की है, हम लोग बेइज्जती और तकलीफ और नाकामी से सख्त नफरत करते हैं। आप में से किसी को फर्ज किया डांस का शौक हो, फर्ज किया, आप नहीं करेंगे, झिझकेंगे। फर्ज किया इंग्लिश बोलने का शौक हो, नहीं करेंगे, झिझकेंगे। पता क्यों? हमें आती शर्म, और शर्म इसलिए आ रही, शर्म नहीं है असल में, ये नाकामी का खौफ है। और दूसरी बात, ये आपने ज़हन से निकाल लीजिए, नफ्सियाती तौर पर एनालिसिस करने के बाद मुकम्मल वसूख से कह रहा हूँ, आपके खौफ आपकी जात से है, किसी और से नहीं है। अदरवाइज आप अकेले बैठ के इंग्लिश प्रैक्टिस करते, अकेले थे ना, दादी शर्म। हमारे अंदर ये नफ्सियाती असर ही पड़ चुका है कि हम नाकामी को फेस नहीं करना चाहते। इससे आपने लड़ना है और ये समझना है, जो भी नाकामी है मैं इसको फेस करने को तैयार हूँ। ये प्रोसेस है, ठीक है ना। ये वजह है कि पाकिस्तानी कौम आगे नहीं जा पा रही, ट्राई नहीं करती। चंद दिन पहले मेरे पास क्लास में दो बच्चियां थी, बच्चियां आईटी में मास्टर उन्होंने किया, वो क्लास में थी। तो क्लास में 3 दिन का गैप आ गया जो हमने प्रैक्टिस के लिए गैप दिया। तो उन्होंने कहा कि सर अगर हम नेट पे सर्च करें तो क्या हमें इस पे मवाद मिल जाएगा? मैंने कहा इसमें ना मैं गारंटी दूंगा कि लाखों में नहीं, करोड़ों में चीजें मिलेंगी आपको। आपने ट्राई नहीं किया, ट्राई करना शर्त है। लिहाजा अक्सरियत में दोस्तों ने नई चीजों को नेट पे रिसर्च करके ट्राई नहीं किया। अंदर का खौफ, शर्म, नाकामी का खौफ, लड़ते हैं इससे। मेरी एक मिसाल सुन ले, मुझे कोई 2013-14 में ना वो टाइफाइड हुआ, और टाइफाइड ने मुझे काफी तकलीफ पहुंचाई, कोई 2-3 माह तक मुझे रहा टाइफाइड।
मेरे तलफ़्फ़ुज़ बड़े खराब हो गए, जो आज भी काफी खराब है। लेकिन आज से मुझे आप राइट 2 साल पहले सुनते, आपको ना चौधरी शुजात साहब की तरह मेरी बातें समझ में ना आती हैं, यकीन करें। यकीन कर लीजिएगा, ये मसला था, बीमारी है। पता क्या किया मैंने? मेरे ना वॉशरूम में लगा था शीशा। अगर वॉशरूम में गया हूँ तो शीशे के सामने खड़ा हूँ, तो मैंने बोलना शुरू कर दिया। ध्यान दे के एक-एक लफ्ज़ पे, इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है। जिस बंदे की बोलने की सलाहियत चली गई हो सही तरह से, उसे लोग समझ ना पाएँ, क्या होगा? कितना नुकसान है। और आज बोल रहा हूँ आपके सामने। पता क्यों? मैंने कहा यार, लोगों के सामने तो बेइज़्ज़ती होती है। अकेले बर्दाश्त कर लूँगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, मैंने लिहाज़ा किया क्या? अकेले खड़े होके ये काम करना शुरू कर दिया। तन्हाई आपकी आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें लेके आ सकती है, अगर उसे प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करें। मेरी स्टोरी एक लिखी पड़ी है, मैं उसको लगाना नहीं चाह रहा। लगाना इसलिए नहीं चाह रहा कि मोस्टली लोग स्टोरी पढ़ के वो कहते हैं, अपने मुतल्लिक ही बोल रहा है। भाई, मैंने अपनी ज़ात को ही देखा था, मैं क्या करता? मैंने तो अपने मुतल्लिक ही बोलना है। लिहाज़ा वो कासिम शाह साहब के मुतल्लिक भी बातें करते हैं लोग, कि वो कहते हैं हर काम कहते हैं मैंने करके देखा है। मैं पब्लिश नहीं कर रहा, सिर्फ़ एक बात, उसका पार्ट बताने लगा हूँ आपको मैं। उस पार्ट के बाद अंदाज़ा कीजिएगा कि लर्निंग किस तरह से होती है। मुझे ना बचपन से ना मेरे अंदर कीड़ा था, मैं कोई प्रिंस हूँ। मेरे माँ-बाप ने मेरा नाम रखा है शहज़ाद, दैट मीन्स ये प्रिंस होता है। लेकिन वैसे निकम्मा, पता क्यों? मुझे सबने साबित कर दिया निकम्मा। सबने तज़हीक करनी मेरी, सबने तज़लील करनी। मैंने सोच लिया कि मैंने बस जैसे मेरे पास ताकत आएगी, मैं इनसे बदला लूँगा। ये पूरा प्रोसेस है। वो मेरा बचगानापन था। मुझे अब पता चला हुआ क्यों था। खुदा की रहमत से हुआ था, यकीन कीजिएगा। उस तकलीफ से हर जगह से मेरी बेइज़्ज़ती हो रही है। यानी अजीब सी नहीं यार, कोई बंदा इज़्ज़त करे, ठीक है ना? ऐसी सूरत-ए-हाल में ना, मैंने एक मरीज़ के अंदर ना मसला आता है, वो अपने इर्द-गिर्द एक शेल क्रिएट करता है। नहीं, मैं बड़ा चौधरी हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, तुम मुझे गलत कह रहे हो। लेकिन अब वो सामना नहीं कर पाता लोगों का। वो फिर ना तन्हाई का शिकार होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता-आहिस्ता। मेरे साथ ऐसे ही वो तन्हाई का शिकार हो गया। तन्हाई का शिकार इस तरह कि मैं जिससे सामना करूँ बेइज़्ज़ती तो होती है, मैंने कहा यार छोड़ो यार, सारे गलत लोग हैं, मैंने नहीं इनसे मिलना। ये मुझे समझते नहीं है। तो मैंने ना आहिस्ता-आहिस्ता तन्हा हो गया। तन्हाई गुज़ारनी तो थी, लिहाज़ा किसी काम को पकड़ लिया, ज़हन लगा लिया उसमें कि मैंने इसको सोचते रहना है, इसको करते रहना है। उस काम के अंदर इतने इतने रास्ते निकले हैं, खुदा की कसम। आपको पता है, कंप्यूटर में मेरा बाकायदा उस्ताद कोई भी नहीं है। जानते हैं इस चीज़ को? मैं कोर्स नहीं कर सका था, पैसे पास नहीं थे। और ₹265 थे पे करने थे, 10,000 का कोर्स माफ हो गया मेरा। ₹265 मैंने पे करने थे, मेरे पास लेटर महफूज है, बच्चा मेरा बड़ा हो रहा है, सिर्फ उसके लिए संभाला हुआ है, पुत्रा वेख है। उस दिन पता क्या, 1 हफ्ते के लिए मैं रोया कुरलाया कि यार ₹265 मेरे पास नहीं है, मैं पीछे रह जाऊंगा। मैट्रिक के बाद तालीम रुक गई थी, मुझे काम करने पड़े थे। मजबूरी कौन सी कहेंगे भाई आप? भूखे में काटी मेरी जितनी आपने 3-3 दिन नहीं काटी। और बात सुनने वाली है, मेरी वालिदा मुझे कहती थी बेटा ये खाना नहीं है जो तुम खाना चाहते हो, तुम ना जो घर में दस्तियाब है चलो थोड़ा बहुत वो खा लो। मैं कहता था माँ जी मेरी आदत है कि मैं अच्छा ही खाता हूँ। बचपन था हमारा भारत वाला, तो आदतें खराब हो चुकी थी। मेरी वालिदा मुझे कहती है कि मेरा दिल क्यों जलाती है, कुछ खा लो। अब वो अच्छा खाना ना मिले तो क्या होगा? मैंने कहा माँ जी मेरी बात सुने, जो बंदा जो खाता है ना, ऐसा अब इतना रहीम है, से वही देता है। ठीक है ना? मैं गोश्तखोर जानवर हूँ और मैं आज भी गोश्त ही खाता हूँ, ठीक है? और अल्लाह का करम देखें कि मुझे रब ने वही दे दिया जो मैं खाता हूँ, ठीक है ना? इम्तिहान की घड़ियाँ आती हैं। लिहाजा बात ये थी, ऐसे तल्ख़ हालात, कंप्यूटर के पास ना होना और बाकी सब कुछ, तकलीफ जब भर गई ना एक दिन, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैंने तय कर लिया, कुछ भी होगा तरक्की करनी। जंग लाज़िम है, तो मर मिटेंगे, सिंपल। मैंने जंग लाज़िम नहीं की, माहौल ने मुझे मौका दिया, अब लाज़िम है। मेरे दोस्त हैं, कैफे था और मैं कहीं पढ़ा रहा था, पता कहाँ पे? फाहद बैठे हैं रिसेप्शन पे, इनके चाचू का कॉलेज था, वहाँ पढ़ा रहा था मैं। आम क्लासें पढ़ाता था ना सारी, उर्दू पढ़ा ली, दूसरी चीज़ पढ़ा ली, इंग्लिश पढ़ा ली। कुछ पैसे मिलने तो मैंने जाके इंटरनेट कैफे में जाके, तो वहाँ पे 1-1 घंटा गुज़ारना करना।
और गुजार के पहले दिन मुझसे फाइलें खुलती गई, फोल्डर खुलते गए, पता नहीं था क्या करना है। मैंने इससे इतना कहा नेट वाले दोस्त से, मैंने कहा यार भाई देखना जरा ये खुल गया, बंद कैसे करूं? वो कहता है ये माइनस के निशान से मिनिमाइज करो और छोटी जो है इसे वो स्केल कर लो, इसको जो क्रॉस से क्लोज कर लो। उसने सिखाया था मुझे। तो वहां से आगे ढूंढते 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 जब आपकी नीयत सच्ची है तो रास्ता मिल जाता है। 2005 में रब की करमनवाजी, मैं इसे कहता हूँ कि बगैर उस्ताद के उसने मुझे वो कुछ सिखाया। मैं कोई सन 2000 से 2001 से पढ़ा रहा हूँ प्रोग्रामिंग, यानी कि वीबी सी शार्प दूसरी चीजें सारी पहले करता रहा हूँ पहले काम। अब मेरी पीएचपी के अंदर है, पाइथन में काम शुरू करता हूँ, बाकी कई टेक्नोलॉजी में काम कर चुका हूँ जो जरूरत पड़े। क्लाइंट्स के लिए बहुत काम किए हैं। एक बड़ी जो टेलीकॉम कंपनी है, वेंडर कंपनी थी टेलकोस की, इतिसलात, मोबाइल टेलीकॉम, टेलीनॉर, मोबाइलिंक, जोंग, अफगान वायरलेस, इनके काम जो किए थे, ये इस पूरी टीम को, पूरी कंपनी को अल्लाह के करम से मैंने चेयर किया। ठीक है, बगैर उस्ताद के। अब आपके पास उस्ताद है, मुझे शर्मिंदा ना करवाइएगा, समझ गए ना बात? आप बस तारीफ कर लीजिए कि जंग लाजम है आपके लिए, ये जंग लाजम है। और दूसरी बात पता क्या, मैंने डिस्कवर ये किया, अल्लाह ताला की जो बातें हम तक पहुंची है ना अल्लाह के पाक कलाम के जरिए, हमने इसे सही तरह इंटरप्रेट शायद कर नहीं पाए थे। उसके कुछ कुछ पार्ट रब ने कभी किसी को ता किए, कभी किसी को ता किए। मुझे एक चीज समझ लगी कि वो एक ना पुराने पाक में रब ने फरमाया कि इंसान जिसके लिए कोशिश करता है ना उसे वही चीज मिलती है। लेकिन कोशिश का म्यार रब ने सेट किया है। कोशिश का म्यार ये है कि आप कितना कंसिस्टेंट है। अगर आपने थोड़ी सी कोशिश की है, नहीं भाई मुझसे नहीं होता, तो इसे कोशिश नहीं कहते। कोशिश यह कितने कंसिस्टेंट हैं, उसकी आजमाइशें हैं, उसके बाद ही पता चलेगा आप कामयाब हुए कि नहीं कोशिश में। कोशिश आपकी अच्छी हो। दोस्तों, जो गेस्ट पोस्टें हैं इनके हमने बात की, क्लाइंट की जो पेन पॉइंट्स कौन से हैं। दूसरी बात इसमें यह थी कि सेल्स के हवाले से हमने बात की थोड़ी सी। मैं सेल्स के हवाले से जो कोर्स के अंदर चीजें हैं वो 8 से 10 चीजें हैं, 8 से 10 जरिए हैं जिनसे क्लाइंट्स को लेके आना पॉसिबल है। इनमें से किसी एक जरिए को जस्ट मास्टर कीजिए, जूनियर नहीं बनना। अगर फाइवर है तो काम कीजिए इस पे, फाइवर पे अच्छे अंदाज से। फाइवर पे आप अगर नहीं जानते तो बता दूं, आलियान चौधरी जानते हैं, लाहौर में रहते हैं इधर, आलियान चौधरी फाइवर के टॉप स्टार हैं। ठीक है ना, फाइवर इनको इवन अपने होम पेज पे इनको फीचर करती है, पाकिस्तान की बायसे फख्र है। उनकी ऐसी सरसीदें और वेब डिजाइनिंग की, वेब इंस्टॉल की सरसीदें हैं, तो टॉपर है वो पाकिस्तान में। ठीक है ना, उनको सल्यूट है। ऐसे कई दोस्त हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उनको सल्यूट है। ये फाइवर से इतना बिजनेस निकालते हैं कि मेरी समझ से बात कर रहा है, यकीन जानी। पता क्यों? फाइवर पे छोटे क्लाइंट्स आते हैं, तो मैं जब भी इनकेशमेंट लगाता था मैं कहता था इनको बहुत एफर्ट करके पैसे मिलते होंगे, लिहाजा मैंने फाइवर पे ध्यान नहीं दिया था कभी भी। मैंने अपवर्क चुना और क्लाइंट्स को डायरेक्ट अप्रोच करना शुरू किया। क्लाइंट जब एक बार मेरे काबू में आ गया ना, उसके बाद मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि इस क्लाइंट को मुझसे इश्क होना चाहिए, बस ये ख्वाहिश है। टिप्स दे दूं आज मैं, क्योंकि आज के बाद मेरे लेक्चर आपके साथ लास्ट 2 होंगे, टीम बनाने के लेक्चर्स, जीवाब के लेक्चर्स, और सर्च करने के, क्लाइंट से राब्ते करने के लेक्चर्स। आज का लेक्चर जो मेरा ये फर्स्ट है और इसके बाद दे रहा है। दोस्तों, मैं क्या करता रहा हूँ, बाई नेचर करता था, मुझे पता नहीं था ये सेल्स की आइटम थी, ये सेल्स की टर्म थी, ये सेल्स की टेक्निक थी। बाद में पता चला ये कई लोग बाई नेचर ही होती है, लेकिन वो प्रॉपर्ली सेल्स टेक्निक ही सारी होती है। आप ना सबसे पहले जो क्लाइंट मिले उस क्लाइंट के काम को अपने जाती काम से ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, और ये सोचिए कि अगर वो सक्सीड करेंगे आपकी रोटी चल गई। हम जी बाबर पे मेहनत क्यों कर रहे हैं? हमारा अगला प्लान देखिए क्या आने लगा है। जी बाबर के अंदर 250 लोगों का ग्रुप को हम ट्रेन करने लगे हैं, कुछ और पैकेज देखें इनको। जी बाबर चलेगा, हमारे शागिर्द कामयाब होंगे, हमारी ऐप से भी हमें पैसे आने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा आपके जो क्लाइंट्स हैं अगर वो सक्सीड करते हैं तो आपकी रोटी चलती रहती है। मेरी ना शुरू से ये था, जहां भी जॉब की
हमेशा उनके साथ मुखलिस, वक्त निकाल के सोचते रहना इसको फलां चीज करूँ, इनको ये आइडिया देता हूँ, ये फलां। ये चीज आपके अंदर ऐसी ना बातें पैदा करती है, जो जब बातें कर रहे होते हैं ना क्लाइंट से, चाहते ना चाहते उस तक असरात पहुंचे होते हैं, भाई मेरे से मुखलिस है। खलूस को नहीं छोड़, ठीक है। नंबर 2, इल्म मजीद हासिल करते रहना है। जी भी भाई छोटा पॉट है, इसके बड़े पॉट में जाना है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में उसकी टर्म्स को लर्न करना है, क्लाइंट को अथॉरिटी से विन करना। ये एक हफ्ता शायद हो गया, पिछले हफ्ते की बात है, मेरे साथ बच्चे बैठे थे, तसीन, शाहिद, नासिर, ये बैठी बातें कर रहे, मुझे फाइवर के ऊपर किसने पिच किया, मुझसे ऑर्डर लगवाना था। कहता कितना रेट है, मैंने कहा $100। कहता जी डीआर कितना है, मैंने कहा इतना। कहता डीए कितना है, मैं फॉलो नहीं करता। ये सेल्स की टेक्निक चेक कीजिएगा, जब इंसान कामयाब होता है ना, उसके अंदर अपने आप ये रवैया आना शुरू होता है, उसकी बातों में क्लैरिटी आनी शुरू होती है, बातों में अथॉरिटी आनी शुरू होती है। उसने कहा अच्छा लेकिन रेट ज्यादा है इसका। मैंने कहा भाई ये मेड फॉर गेस्ट प्रोसेस नहीं है, जेन्युइन साइट है। कहता है ये क्या होती है, मुझे सारी साइटें ठीक होती हैं। मैंने कहा भाई मेरे अक्सरियत लोगों ने साइटें बना कर रखी हैं खाली गेस्ट पोस्टों के लिए, उनकी वैल्यू कम होती है, ये जेन्युइन साइट है और इसकी वर्थ ज्यादा होती है। क्लाइंट जो है उसका इंटरेस्ट बढ़ गया इनके सामने बैठे बैठे। इसमें जो चीजें थी जो लोगों के जेहन में साथ जो पहुंचे थे ना, जब उसने कहा डीए कितना है, मैं फॉलो नहीं करता। मैंने कहा जेन्युइन साइट है, एफिलिएट मार्केटिंग करती है, एड से पैसे कमाती है, अमेज़न से पैसे कमाती है, और लिमिटेड पोस्टें लगाता हूं मैं गेस्ट पोस्ट में। उसके जेहन को इंट्रिग किया इस चीज ने, छोटे सेंटेंसेस थे मेरे, क्लियर थे और अथॉरिटी वाले थे कि डीए फॉलो नहीं करता, तो दैट मींस कि डीए का उसके जेहन में बात बैठ गई है, भाई डीए की मर रहा है, एक्सपर्ट्स इसे फॉलो नहीं करती आजकल, ठीक है ना। यानी क्लैरिटी जो है आपके काम करने के साथ साथ आती है, ये चीज सेल्स में बड़ी अहम है। अगली चीज सेल्स में आती है कि उससे नेटवर्किंग। मेरा अमेरिका में पार्टनर है ना, इस बंदे ने मुझे $35 का एक ऑर्डर दिया था। ये सेल्स की स्ट्रेटजी चाहिए आप, ये जहन चाहिए। मैंने जबरदस्ती लेक्चर खुआया पहला अपना इस बार, ताकि मैं शुरू में जहन में बातें घुसाऊं, ये बातें करनी है आपने। मेरे 2 बड़े अहम तरीन क्लाइंट गुजरे हैं, दोनों ही क्लाइंट्स ने मुझे मिलकर बुलाया था। एक की तरफ से मेरे लिए हमेशा की अपॉर्चुनिटी है दस्तयाब, आज भी है, मैं जाता नहीं हूँ। और एक ने मुझे तब ऑफर की थी पहली बार। दोनों का बाई चांस ऐसा हुआ कि कोई 1-1.5 माह के फर्क पे ना $35 के काम ही आए थे। मैंने कहा बस एक बार मेरे पास बस पहुंच जा, मैं इतना काबू करूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अंदाजा कीजिए $35 वाले एक क्लाइंट ने ना काम को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने काम दिया, जितनी जल्दी वो चाहता था मैंने उसे अच्छे अंदाज से जल्दी कर दिया। वो कहता है ये तो एक्सपर्ट है, उसे महसूस हो गया। मैंने बातें नहीं करनी, काम किया, नजर आ गया उसे। उसने कहा ये दूसरा काम छोटा सा कर दो, कर दिया। उसने कहा यार एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लोगे, और मैंने कहा भाई बड़ी बना चुका हूँ, बता। ये अंदाज, ये एक्सप्रेशंस, ये बाकी चीजें उसके दिल पे यकदम असर की कि भाई लगता तो एक्सपर्ट ही था, इसकी बातों में भी है। उसने कहा ये मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे $2,000 पर मंथ खर्च कर था, मैंने उसे $2,000 में सिस्टम बना दी पूरा, जहाँ लाइफ टाइम इस्तेमाल करता रहे। उसने मुझे हायर कर लिया मजीद। फिर उसका ये हाल हो गया, वो पाकिस्तान के और वो ये मुसलमानों के सख्त मुखालिफ था। उस वक्त के मुताबिक मुझे उसने 30 लाख रुपया पर मंथ ऑफर की थी, पाकिस्तान रुपीज में बनता था 30 लाख रुपया। मैंने कहा मेरे बच्चे तो देख जरा, तुझे बताऊंगा मैं कि पाकिस्तानी हो और मुसलमान हो ये लालची नहीं होते। तेरा काम अवर कर रहा हूँ, इसी में तेरा काम करूंगा तो खुश होगा। फिर इसकी बीवी और इसकी जो थी ना सेक्रेटरी, मैंने नाराज होना तो इसने मना करना मुझे, तेरी मेहरबानी भरा नहीं, काम कर दे, ठीक है ना। यानी ये स्ट्रेटेजी थी मेरी। दूसरा जो क्लाइंट है उसने $35 वाला काम दिया मुझे, और 2-4 दिन के बाद दोबारा काम दिया छोटा मोटा। मैंने उससे बातें करते पूछा, मैंने कहा यार किसी और का काम है तुम्हारा अपना है? कहता नहीं मेरा जाती काम है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, अगर तुम लोगों के काम पकड़ो तो मैं यहाँ पे करवा सकता हूँ, मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, मेरे पास टीम होती है, मैं करवा सकता हूँ। कहता भाई मैं टेंशन में हूँ, ठीक है ना, मुझसे जो होता है मैं कर रहा हूँ बस, और मजीद कर नहीं सकता। सख्त रवैया। दैट्स ओके, मेरी को बात दोस्त बुरी लगी हो ना तो माफ करना मुझे। वो 2 दिन के बाद उसने मुझे कहा सॉरी यार मेरे ना बिल्स थे और बाकी और मसले थे, तो मैं बड़ा मुतासिर था, बड़ा बस स्ट्रेस में था।
मैंने कहा मेरे भाई हम फ्रीलांसिंग करते हैं, पर फ्रीलांसिंग अखलाक से चलती है और अथॉरिटी से। ये दोनों मैंने अपने अंदर भरी हैं, बर्दाश्त पैदा की है, तो फिर काम कर सकता हूँ। तेरी बात का बुरा मनाया नहीं है। उसने ना मुझे कहा कि मेरा थोड़ा सा काम और कर दे, मैंने कर दिया, सिस्टम बनवाया, मैंने कर दिया। आज तक फ्रैंक हो गया, कहता है मैं थोड़ा सा काम पकड़ता हूँ तो तुम कर लोगे, मतलब और स्पेस है कि नहीं, अथॉरिटी का मसला नहीं, काम करने का मसला नहीं। मैंने कहा मेरे पास लड़के हैं, करवा लूंगा, काम हो जाएगा। काम पकड़ा कर लिया, काम पकड़ा कर लिया। 2014 में इस बंदे ने मेरे साथ पार्टनरशिप कर ली। आप अंदाजा करें शुरुआत किस तरह होती है। हर छोटा ऑर्डर किसी बड़े ऑर्डर का रास्ता खोलता है, ठीक है ना। इसलिए छोटे ऑर्डर को छोटा ऑर्डर मत समझें। अगली की मिसाल सेल्स के वाले से दूंगा, ताकि आपके जहन में सेल्स सारी पहले घुसे, आप उसके मुतल्लिक सारी स्ट्रेटजी सोचते रहें, और फिर कल को आपकी तरबियत हो कि काम करना कैसे है। और फाइनली जब बारी आएगी दोबारा लेक्चर्स की, उस दिन तक आपके जहन में काफी बातें क्लियर हो चुकी हैं। मेरे पास ना, मैं बच्चों को सिखा रहा था, अपनी जो टीम के बच्चे थे, दूसरे शागिर्द नहीं थे। हम अपनी टीम को कोशिश करते हैं बेहतर स्किल्स और दें मजीद। एक लाइन ने ना अपर के ऊपर $100 उसका बजट था, $150 उसका बजट था। उसने काम लगाया कि मैंने काम करवाना है। तो मैंने कहा ये देखना जरा, इसका काम मैंने चेक किया, इसको मैं बिड करता हूँ तो मैं इसको ज्यादा बड़े पैसों पे लेके आऊंगा। जिसने जेन में सोचा $100 या $200 या $150, बड़े पैसे पे कैसे आएगा। इसका रास्ता आपके इल्म वाला, तजर्बात वाला, और बाकी फिर वो टोन आती है आपकी सारी जो उसमें पहुंचती है। हुआ ये, बच्चे साथ बैठे हैं, ऐसे मैं दिखा रहा हूं उनको, मैंने बिड की $1200 से। उस पे 100-150 लोगों ने इसको 100, 150, $125 की रेट दिए थे इसे। अब मेरा रेट था $1200 से। यकदम आया चैट पे, कहता तू पागल है, मेरा बजट देखो इतने पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा भाई पागल नहीं, मेरा दिमाग खराब है। ठीक है ना। वजह यह है कि मेरे अलावा मैं तुझे गारंटी देता हूं कि सारे लोग जानते नहीं काम कैसे करते हैं जिन्होंने बिड की है। पता क्यों? जो तू काम कर रहा है ना, ये देख 3-4 दिन पहले मैंने काम किया, और खलाई काम था, बिल्कुल खलाई काम। खलाई काम ये था, बॉक्स था बड़ा सारा, जिसको जेन में सिर्फ सोचना है, एग्जिस्ट नहीं करता। आड़ी किसी चीजें उसमें फिट करनी है ताकि शिपिंग की कॉस्ट कम हो जाए। बड़ा स्टोर था, बड़ी कंपनी का काम था। इसे हम कहते हैं 5D कार्ट। ये कार्ड मैंने खुद भी सोच के 2-3 माह में बनाया था। तो मैंने कहा मैं इसकी सारी टर्म्स जानता हूँ, तू मुझे पूछ, तुझे नहीं पता होगा, तू मुझे पूछ, केमिकल भेजने हो तो ये कितनी चार्ज करते हैं, और इसके लिए क्या प्रोटेक्शन चाहिए, शीशा भेजना हो तो क्या चाहिए। मेरे पास इल्म है और ताज़ा है। मैंने कल परसों काम मुकम्मल किया, और सिर्फ मैं ही जानता हूँ, बाकी जानते नहीं है। साथ ही नर्म हो कहता है भाई पैसे बहुत ज्यादा तेरे है ना, मैं मेरा बजट कम है। मैंने कहा मेरे दोस्त कोई बात नहीं है, तेरा बजट कम है ना, तू ट्राई कर ले। अगर तू यही काम चाह रहा है, अपना जेन बड़ा करना पड़ेगा, वरना काम नहीं होगा। कहता नहीं मुश्किल है, मेरे पास पैसे नहीं इतने। कि कोई बात नहीं, किसी को ट्राई कर लो। अगर तुम्हें जरूरत महसूस हो, कोई शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है, जब चाहो मुझे टच करना। मैं मोस्टली 18 घंटे ऑनलाइन रहता हूँ। उसने किसी और को ऑर्डर दे दिया, हफ्ता 10 दिन गुजरे तो मुझे उसने कहा चैट पे हो। मैं यस। कहता है यार मेरा काम किसी क्लाइंट पकड़ा था, फ्रीलांसर ने कर नहीं सका, तुम वैसा डील करो। मेरे जेहन में था कि मैंने $1200 से बता के तो 600 के ऊपर कहीं भी से फिट करना है। तो उस दिन मेरी उससे 1 घंटा चैट हुई तो $900 में फिट कर लिया उसने। सेल्स की टेक्निक्स हैं, ये आपको काम ही सिखाता है, इसका कोई उस्ताद नहीं होता। मेरी बातें आपसे गुजर जाएंगी, लेकिन पता क्या, काम में पढ़ेंगे ना जब आप, फिर सीखेंगे। वो मैं देख रहा हूँ आमिर अली भी कर रहे हैं ऐसे, वो फलां लड़का भी ऐसे कर रहा है। अब उनको काम आ गया ना, तो नई नई चीजें सीख रही हैं इसमें वो, कि कैसे फलां बंदे को हमने इससे बाहर लेके आना है, उस प्लेटफॉर्म से उससे डील करनी है, लॉन्ग टर्म डील करनी है। वो ये सिखा रहा था मुझे। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा तरीका ये भाई। लिहाजा आगाज करें, और आगाज में इस प्रोसेस में सेल्स के ऊपर और काम के करवाने के ऊपर ध्यान दें। इंशाल्लाह रास्ता बहुत खुला है। रुपया इसमें इतने कि जिंदगी में आपको जो चाहिए ना, सब इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। लेकिन कब पूरा होता है कोई पता नहीं भाई, ये नसीब की बात है, और आपका लेन देन है, मेरा लेन देन कोई नहीं है। मेरा काम इल्म सिखाना है। अगर मैं इसमें कोई इल्म ना सिखा सकूं, चोरी करूं, ठीक है, तो रब जाने मैं जानू, मुझे से डर लगता है। ठीक है दोस्तों, अभी फ्रांस साहब का है लेक्चर थोड़ा सा, तो कितना वक्त हो गया है? 7:09। तो
तहसीन जरा वीडियो पॉज कर ले और फरहान साहब आज ही अपना लेक्चर कर लें। मैंने इनको टाइम लेना था 30 मिनट्स और शायद 1 आवर हो चुका है। इंशाल्लाह दोस्तों लास्ट 2 लेक्चर्स में मुलाकात होगी आपसे, ठीक है, और तब तक आपकी ट्रेनिंग काफी हो चुकी होगी। इसके बाद अगली जो इंटर्नशिप आ रही है इसके अंदर मैं खुसूसी तौर पर इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके हाथों से काम करवाऊँ। बाकी फरहान साहब फुल कोशिश कर रहे हैं, तहसीन साहब, शाहिद, नासिर, सबकी माशाल्लाह जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। हमारी टीम के हर बच्चे को सिखाया गया है कि अगले को पैसे कमाने का गुर सिखाना नहीं है, कोशिश करो कि इसके हाथ से करवा दो, ठीक है ना, जो आता सिखा दो और धक्के से काम करवाते रहो, ठीक है ना। अगर उन्होंने रोटी कमा ली दुआएं दुआएं हैं, दुआएं चाहिए हमें। अल्लाह आपका हमीद नसर हो दोस्तों, अल्लाह हाफिज। जी ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं काइंडली मैसेज कर दें कि आवाज सब तक आ रही है। जी ओके जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया जी। अच्छा जी, कुछ बेसिक बातें आपके साथ हो गई हैं। तो शहजाद भाई ने शायद आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाया होगा मेरा। फरहान बिलाल मेरा नाम है और मैं शहजाद भाई का छोटा भाई हूँ। तो काफ़ी अरसे से GBOB के साथ मुंसलिक हूँ। एक्चुअली जब ये GBOB का सारा काम स्टार्ट हुआ था ना, उससे पहले से ही मतलब शहजाद भी काफ़ी अरसे से मुझे फोर्स कर रहे थे कि आप इस फील्ड के अंदर आएँ। लेकिन मैं, चूंकि मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और मैंने उसमें उसमें मेरा अगर स्कोप नजर आ रहा था मुझे कि मैं उसमें MS किया मैंने, मैं PhD करूंगा, उसी में आगे मेन काम करूंगा। लेकिन वो मुझे हमेशा फोर्स करते थे नहीं आप इस तरफ आए। और मुझे बहुत सारे लोगों की तरह इस बात का आइडिया नहीं था कि इस चीज़ का स्कोप जो है इतना ज़्यादा हो सकता है। तो अब जब मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे ये लगता है कि शायद काश मैं इस फील्ड में 5-6 साल पहले आ जाता तो आज मैं इससे भी आगे अपने आप को फील करता। बहरहाल जी, फील्ड बड़ी ज़बरदस्त है, स्कोप इसमें बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन आपका फर्स्ट डे आज, तो आज से इंशाल्लाह हम प्रॉपर तरीके से काम स्टार्ट करेंगे। मैं शॉर्टली जरा अपनी टीम के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। हमारे साथ जो हैं स्पोर्ट्स स्टाफ के अंदर 2 लोग हैं, तहसीन साहब हैं और नासिर साहब हैं। ये 2 लोग होंगे जो कि इंशाल्लाह आपके साथ जो है तो वो राब्ते में रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी और यहाँ पे, ठीक है जी। क्लास में जो भी हम चीज़ करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पे हुआ करेगी और आपको रात को शेयर कर दी जाएगी आपके साथ, ठीक है। अगर रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, कोई कोई मसला आपके जहन में आता है, कोई प्रॉब्लम आपके जहन में आती है, तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, और डिस्कस कर सकते हैं हमारे जो स्पोर्ट के मेंबरान हैं उनके साथ पर्सनली। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा हर क्लास में लाजमी क्लियर कर देता हूँ कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो क्वेश्चन आंसर करने का जो टाइम है उसको ज़रा ख्याल रखें उसका। कोशिश करें कि दोपहर 12 से लेकर रात कोई 10, 11, 12 तक मैक्सिमम जो है ना इस टाइम के अंदर आप तक करें। क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि मुझे भी रात को 3 बजे कॉल्स आ रही होती है, सर मुझे ये ऑर्डर आया तो क्या करें। हाँ, अगर ऑर्डर आया है उसमें कोई वाकई कोई इमरजेंसी है तो चलें फिर हम कोशिश करते हैं कि उससे रब्ता करें। लेकिन बाज़ औक़ात कोई 2:30-3 बजे कॉल आती है और जब हम पूछते हैं तो बात बिल्कुल छोटी सी होती है जो कि नेक्स्ट डे भी हो सकती है। तो ये ज़रा ख्याल करना। बाकी इंशाल्लाह पूरी हमारी कोशिश होती है कि आपकी मुकम्मल हेल्प की जाए। और इसी कोशिश में शायद जिक्र किया होगा शहजाद भाई ने आपके साथ कि हमने इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम है वो भी स्टार्ट किया है ताकि कोर्स के बाद भी आपकी हेल्प जो है वो जारी रह सके, ठीक है जी। बल बगैर किसी तखीर के काम स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें आपके साथ हो गई हैं, अब मैं एक्चुअली अटेंड नहीं कर सका ये जो सेशन चल रहा था शहजाद भाई के साथ आपका, तो मुझे नहीं पता कि क्या बातें हो चुकी हैं। मैं एक्चुअली अपने लिहाज से स्टार्ट करूंगा क्योंकि फर्स्ट लेक्चर से लेके थर्ड लास्ट लेक्चर तक मेरा साथ आपके साथ रहेगा इंशाल्लाह। और जो लास्ट 2 लेक्चर्स हैं वो दोबारा शहजाद भाई आपके साथ करेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। गेस्ट पोस्टिंग क्या है, गेस्ट ब्लॉग क्या होता है, इसके बारे में सबको पता चल गया है कि क्या चीज़ है, गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होती है। आपको पता है कि गेस्ट पोस्ट में और एक आम ब्लॉग पोस्ट में क्या फ़र्क है? ये क्लियर हो गया आपको कि नहीं हुआ? ये इसके बारे में डिस्कशन हुई है आपकी? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। इससे पहले मैं आपसे ज़रा पूछ लूँ, मुझे ज़रा बताएँ कि आप में से कौन से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन लेक्चर्स देखे हुए हैं, ऑनलाइन वीडियोज़ देखी हुई हैं? चलिए ज़बरदस्त है जी। और जो ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़रा बता दें मुझे कि आप में से किन दोस्तों ने ऑनलाइन जो हमारे लेक्चर्स हैं वो देखे हुए हैं शहजाद भाई के? ओके जी, ठीक हो गया, ठीक है जी। अच्छा, इसमें अब सूरत हाल ये है
कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो लेक्चर देख के आते हैं यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लेक्चर देख के नहीं आते। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें ताकि सबको हम साथ लेके चलें, ठीक है ना। इसलिए आज के लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक चंद बातें करेंगे, कल जब फिर आएंगे तो मजीद आगे उसको इंशाल्लाह हम कोडिंग करेंगे। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं कि गेस्ट पोस्ट क्या होती है। उससे क्या फर्क पड़ता है। चले पहले जैसे भी है हम कोशिश करते हैं कि शॉर्टली इस सारे प्रोसीजर को एक दफा देख लें, फिर आगे इंशाल्लाह चलेंगे और देखेंगे कि हमने साइट्स ढूंढनी कैसे हैं और उनके मैट्रिसेस कैसे चेक करने हैं, किस तरह चेक करना है कि कौन सी साइट इस काबिल है कि उससे रब्ता किया जाए और कौन सी साइट इस काबिल नहीं है कि उससे रब्ता किया जाए। पहला जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेट्स सपोज कोई भी वेबसाइट जो है हम ओपन कर लेते हैं। जिस तरह हमारी एक वेबसाइट है, उसे मैं अक्सर इसकी मिसाल दिया करता हूँ shewant.com, ठीक है जी। shewant.com ये हमारी एक वेबसाइट है। हम क्या करते हैं जी, ये एक एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में किस किस को आइडिया है, किस किस को पता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। एफिलिएट मार्केटिंग की टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो हमने क्लाइंट्स ढूंढने हैं ना, तो वहां हमें एफिलिएट मार्केटिंग की जो टर्म है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मोस्टली जो क्लाइंट्स होंगे वो कौन होंगे, वो एफिलिएट मार्केटिंग वाले लोग हैं। ये चीज अभी से याद कर ले, हमने इसको इंशाल्लाह फोकस करना है, हमारा पूरा एक लेक्चर होगा एफिलिएट मार्केटिंग के क्लाइंट्स को, तो वहां हम इसे फोकस करेंगे। लेकिन पहले पता होना चाहिए कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। देखिए मार्केटिंग जो है, अगर मैं उसको कैटेगराइज करूं तो दो तरह की हम मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। एक तो हमारे को देखिए, फर्ज करें मेरी एक प्रोडक्ट है, ये माउस है, लेट्स सपोज मेरी एक शॉप है, उस शॉप में माउस बेचता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि चूंकि माउस मेरी अपनी प्रोडक्ट है, मैं जगह जगह जाऊंगा और लोगों को मैं इसके फायदे बताऊंगा, जी बड़ा जबरदस्त माउस है, इसमें ये फीचर्स हैं, इसकी स्पीड बड़ी अच्छी है, इसके बटन्स बड़े पायदार हैं, जो भी चीजें हैं। तो अगर मैं अपनी ही चीजों की मार्केटिंग कर रहा हूँ तो ये एक सिंपल डायरेक्ट मार्केटिंग है। लेकिन फर्ज करें ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है और आप में से जो लोग हैं, फर्ज करें आप हैं, आप इस प्रोडक्ट को नहीं बना सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसको सेल करके पैसे कमाऊं। तो आप क्या कहेंगे, आप मेरे साथ रब्ता करेंगे और कहेंगे जी कि अगर मैं आपकी प्रोडक्ट सेल कराऊं तो मुझे बताएं मैं कितना कमीशन मुझे देंगे आप। तो मैं आपको कहूँगा जी ऐसा करें, आप मेरी प्रोडक्ट सेल करवाएं, जितनी प्रोडक्ट सेल होगी मैं उसके बदले आपको इतना कमीशन दे दूँ। अब ये क्या करेंगे, ये इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे। लेकिन मुझे बताएं क्या ये जो प्रोडक्ट है इनकी अपनी है, इनकी अपनी नहीं, बल्कि किसी और बंदे की प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं और उसके बदले कमीशन हासिल कर रहे हैं। और बाज को इतना कमीशन हासिल कर लेते हैं एफिलिएट मार्केटर्स के, वो लाखों करोड़ तक पहुंच जाता है, ठीक है जी। इस तरह की जो मार्केटिंग है कि किसी बड़े स्टोर की प्रोडक्ट्स को सेल करना और उसके बदले कमीशन हासिल करना, इसको हम बोलेंगे ये एफिलिएट मार्केटिंग। ये बात समझ आ गई, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग कई स्टोर्स के साथ लोग करते हैं, लेकिन सबसे जो फेमस है आप जानते होंगे, अमेज़न। अमेज़न पे हजारों लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोग अमेज़न की प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, उसके बदले क्या करता है, अमेज़न उनको कमीशन देता है। तो इसे हम कहते हैं अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग। ये बात क्लियर होगी। अब ये जो अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग, इस तरह ये हमारी एक वेबसाइट है, हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। स्मार्ट वॉचेस हैं, ये स्मार्ट वॉचेस की वेबसाइट है। अब होता क्या है, होता ये कि हमने यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस के कुछ फीचर बताए होते हैं, लोग हमारी वेबसाइट पे आते हैं, इन फीचर्स को पढ़ते हैं और फीचर को पढ़ के जब किसी वॉच पे क्लिक करते हैं तो वो पहुंच जाते हैं अमेज़न पे। अगर उन्हें वो वॉच पसंद आ जाए तो वहां से वो परचेज कर लेते हैं। और अमेज़न क्या करता है, चूंकि जो कस्टमर है हमारी वेबसाइट के थ्रू गया है उन तक, तो वो अमेज़न वाले क्या करेंगे, हमें उसके बदले कुछ कमीशन दे दें। तो फर्ज करें वो कमीशन $10 है और हम एक महीने में 100 सेल्स कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने $1000 कमा लिए, पाकिस्तानी तकरीबन $2.25 हमने कमा। तो इसी तरीके से लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े ज्यादा पैसे भी कमा लेते हैं। तो ये मैंने मिसाल बताई आपको एफिलिएट मार्केटिंग की। तो जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं वो हमारे क्लाइंट्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो वेबसाइट है ना, हम जब वेबसाइट बनाते हैं, मैं फर्क बताना चाह रहा हूँ कि एक आम ब्लॉग पोस्ट में और गेस्ट पोस्ट में क्या फर्क है। ये फर्क समझ आएगा तो हम आगे चलेंगे, वरना जरा मुश्किल हो जाएगा आपके। देखिए, अगर मेरी एक वेबसाइट है, मैं एक आर्टिकल लिखूं स्मार्ट वॉचेस के बारे में, मैं कोई आर्टिकल लिखूं और आर्टिकल लिख के मैं अपनी वेबसाइट पर लगा दूं, इसे हम बोलेंगे ये एक सिंपल ब्लॉग पोस्ट। ठीक हो गया थी।
लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि मैं एक आर्टिकल लिखूं और आर्टिकल लिख के मैं उसे अपनी वेबसाइट पे लगाने की बजाय उसे किसी दूसरे की वेबसाइट पे लगा दूं, यानी मैंने अपने आर्टिकल को क्या किया है, किसी दूसरे के पास मेहमान के तौर पर भेज दिया, तो ये जो मैंने पोस्ट लगाई है किसी और साइट के ऊपर, इसे हम क्या बोल लेंगे, दिस इज कॉल्ड द गेस्ट पोस्ट। ये फर्क क्लियर हो गया। ब्लॉग पोस्ट क्या थी कि आर्टिकल लिखा और अपनी ही साइट पे लगा दिया, इसे बोलेंगे ये सिंपल एक ब्लॉग पोस्ट है। आर्टिकल लिख के किसी दूसरे की साइट पे लगा दें, इसे क्या बोलेंगे, ये गेस्ट पोस्ट है। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि आर्टिकल हम लिखें, मेहनत करें सारी, या पैसे खर्च करें, राइटर्स को पैसे दें और लगवा किसी और साइट पे दें, इसका हमें क्या फायदा हुआ। अब ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। अब मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन सी बातें आपके साथ हो गई हैं, कौन सी बातें आपके साथ नहीं हुई 15-20 मिनट के अंदर, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्टार्ट से अपने स्टाइल से ही इसको लेके चलूँ ताकि बेसिक्स आपकी जरा क्लियर हो सके। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे हम सर्च करते हैं। देखिए हमारी पाकिस्तान में भी ये रूटीन ऐसे बन गई है बहुत सारे लोगों की, बाहर के ममालिक में ये बहुत ज्यादा कॉमन रूटीन है कि जब किसी बंदे ने कोई चीज परचेज करनी होती है ना, वो जाके क्या करता है, वो सर्च करता है गूगल के ऊपर। हम भी ऐसा करते हैं ना, मोबाइल फोन परचेज करना है, कोई स्मार्ट वॉच परचेज करनी है, तो मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे, फर्ज करें कि बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर किड्स इन 2021, और तो वैसे 2022 आ गया, मैंने फर्ज करें अगर यहाँ पे ये सर्च कर लिया थी 2022 सर्च कर लेते, किड्स के लिए सबसे अच्छी स्मार्ट वॉच कौन सी है, मैं किसी बच्चे के लिए खरीदना चाहता हूँ, तो देखिए हमारे पास सर्च के अंदर ये वेबसाइट भी आ गई है, ये वेबसाइट भी आ गई है, बहुत सारी वेबसाइट्स आई हैं सर्च के। और आप देखेंगे यहाँ पे 10 पेज ये शो हो रहे हैं और इसके आगे भी पेजेस शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हजारों साइटों ने बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स के बारे में आर्टिकल्स लिखे हुए। ठीक है जी, लेकिन मुझे बताएं हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे टॉप पे हमारे पास आता है ना वेबसाइट, उस पर क्लिक कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, या नंबर 1 पे क्लिक करते हैं, या नंबर 2 पे क्लिक करते हैं, या बिल्कुल हद पार कर दिया तो नंबर 3 पे क्लिक कर लेंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि हम सबसे एंड वाले पे जाके क्लिक करके उसको पढ़ें, या अगले पेज पे जाके उसको पढ़ें। हम पहले पेज पे जो टॉप 3 में होते हैं ना, उन पे क्लिक करके आर्टिकल पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने ये वेबसाइट खोली है आपके सामने, यहाँ पे देखें आर्टिकल लिखा हुआ है सारा, इसने बताया स्मार्ट वॉचेस आर द वेव ऑफ द फ्यूचर एंड सो, जो भी लिखा हुआ है इसने, कहता जी आवर टॉप पिक्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये स्मार्ट वॉच है, उसका क्या है, इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए क्या ओपन हो गया। मैं जरा वीडियो अपनी ऑफ कर रहा हूँ ताकि जरा इंटरनेट की स्पीड जरा बेहतर रहे। अच्छा, जैसे ही मैंने देखिए उस पर चेक प्राइस पे क्लिक किया तो क्या ओपन हो गया, Amazon। अब कोई बंदा अगर जाके यहाँ पे अगर फर्ज करे मैं यहाँ से ये स्मार्ट वॉच परचेज कर लेता हूँ, तो क्या होगा, जिस वेबसाइट से मैं आया था, इस वेबसाइट वाले, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है, गेस्ट पोस्ट की, ब्लॉग पोस्ट की बात क्लियर होगी आपको, लेकिन गेस्ट पोस्ट लगवाते क्यों है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, क्यों लगवाते हैं। अब देखें मैंने भी आपके सामने बताया कि जब मैंने सर्च किया तो मैंने किस पे क्लिक किया, सबसे टॉप वाले पे, या मैं किस पे क्लिक करूंगा, सेकंड वाले पे, या थर्ड वाले पे, या फोर्थ वाले पे, या बिल्कुल एंड वाले पे क्लिक कर लूं। बहुत कम होता है कि मैं सेकंड पेज पे जाऊं, या थर्ड पेज पे जाऊं, या फोर्थ पेज पे जाऊं। इसका मतलब क्या है कि जो वेबसाइटें सर्च रिजल्ट्स के अंदर, जो वेबसाइट्स सर्च रिजल्ट के अंदर कहां पे आ जाएंगी, फर्स्ट पेज के ऊपर, उन पे ट्रैफिक ज्यादा जाएगी। ट्रैफिक ज्यादा जाने का मतलब क्या है कि ज्यादा लोग उनको विजिट करेंगे, और जब ज्यादा लोग उनको विजिट करेंगे तो वहां से सेल्स के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा, और जब उनकी सेल्स ज्यादा होंगे तो उनको कमीशन भी क्या मिलेगा, ज्यादा। तो अगर इसका हमें रिजल्ट क्या मिला है, हमें समझ के आई है कि अगर किसी बंदे ने एफिलिएट मार्केटिंग से ज्यादा पैसे कमाने हैं, उसे कहां पे आना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर फर्स्ट पेज पे लाना पड़ेगा। और फर्स्ट पेज के ऊपर भी अगर ये कहें कि अगर वो वेबसाइट टॉप 3 में आ गई है, तो दैट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा पैसे कमाएगी। तो कुछ अर्सा पहले हम एक एस्टिमेट लगा रहे थे कि जो वेबसाइट इस निश के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर, स्मार्ट वॉचेस की कैटेगरी के अंदर, जो वेबसाइट टॉप पे आती है ना, जो फर्स्ट नंबर पे आ जाती है मेन कीवर्ड्स के ऊपर, तो वो वेबसाइट तकरीबन कह लें कि कोई 80-90 हज़ार डॉलर जो है वो पर मंथ कमा लेती है, अच्छे खासे पैसे कमा रही होती है। लेकिन ये टॉप पे आना, मेजर कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ,
मैं कीवर्ड क्या होता है जरा ये भी जरा समझ लें, क्योंकि टर्म्स ऐसी हैं जो लेक्चर के साथ साथ आपको क्लासेस के साथ साथ समझ आएंगे। कीवर्ड किसे कहते हैं? इसको हम बोलते हैं सर्च कीवर्ड है, जो लिख के हम सर्च कर रहे हैं। अगर देखें, अगर जो कीजिएगा, अगर मैंने ये लिख के सर्च किया, देखें टॉप पे वेबसाइट कौन सी आई है, momlovesbest.com, इसे याद रखिएगा। सेकंड नंबर पे कौन सी आई है, safewise.com, और थर्ड नंबर पे कौन सी आई है, t3.com। ये पहले तीन जरा याद रखिएगा। मैं से चेंज करता हूं, बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर 10-year-old विद फोन। मैंने सर्च कीवर्ड चेंज कर दिया। अच्छा, इस पे भी पहले नंबर पे कौन सी आ रही है, मॉम लव्स बेस्ट। सेकंड नंबर पे कौन सी आ गई, independent.co.uk। क्या पहले भी यही थी? पहले कोई और थी। तीसरे नंबर पे कौन सी आ गई है, NY टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स है ये, ठीक है जी, तो ये आ गई। चौथे नंबर पे कौन सी आ गई है, पेरेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने सर्च कीवर्ड चेंज किया है तो रिजल्ट्स भी क्या हो गए हैं, वो चेंज हो गए। तो कोई वेबसाइट किसी कीवर्ड पे रैंक कर रही है, हाई रैंक कर रही है, और कोई वेबसाइट किसी और पे रैंक कर रही है। लेकिन देखिए ये जो वेबसाइट थी, ये पहले वाले कीवर्ड पे भी टॉप रैंक कर रही थी, इस पे भी क्या कर रही है, टॉप रैंक। तो जो वेबसाइट ज्यादा कीवर्ड्स पे टॉप रैंक करेगी, इसका मतलब क्या है, उस पे ट्रैफिक सबसे ज्यादा जारी होगी, और सेल्स भी उससे ज्यादा होंगी, प्रॉफिट भी ज्यादा वही कमाएगी। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है, इसने आखिर क्या किया है। अपनी वेबसाइट को गूगल की सर्च के अंदर टॉप पे लाने के लिए हमें करनी पड़ती है SEO। और SEO का मतलब बहुत सारे लोग मतलब जानते होंगे, इसे हम क्या कहते हैं, SEO को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन क्या चीज है, मुझे बताएंगे, किसी को पता हो आप में से सर्च इंजन के बारे में? बिल्कुल सही, जबरदस्त बताया आपने। लेकिन हम ऐसा करते हैं, इसको बात को थोड़ा सिंपलीफाई करके आपको बता देते हैं, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनको शायद कोई कॉम्प्लिकेटेड बात समझ ना आए। सिंपल सी बात समझ लें कि वो प्लेटफॉर्म जिस पे जाके हम कुछ सर्च कर सकते हैं, और सर्च करने के बदले हमें इस तरह के रिजल्ट्स मिल जाते हैं, उसे हम बोल लेंगे ये सर्च इंजन। बात क्लियर होगी। वो प्लेटफॉर्म, अच्छा गूगल है, हम सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर, याहू पे भी लोग सर्च करते हैं, बिंग पे भी लोग सर्च करते हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं जिन्होंने ये फैसिलिटी दी हुई है। अब वहां जाके सर्च कर सकते हैं कीवर्ड्स के बाद। तो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके हम कुछ सर्च कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, ये सर्च इंजन। वेरी सिंपल, उसमें कोई ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। अच्छा जी, तो ये गूगल एक सर्च इंजन है। तो मैं बता रहा था SEO क्या होती है। SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी सिंपल अल्फाज में इसका मतलब यह है कि अपनी वेबसाइट को इस तरह से सेट कर ले हम कि वो सर्च इंजन में टॉप पे आ जाए, सर्च इंजन में वो रैंक कर जाए, टॉप पोजीशंस के अंदर आ जाए। तो ये जो सारा प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड SEO। बात समझ आइए आपको। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है अपनी वेबसाइट को इस अंदाज से हम सेट कर लें, उसको बेहतर बना लें कि वो सर्च इंजन के अंदर क्या आ जाए, रिजल्ट्स के अंदर टॉप पे आना शुरू हो जाए। अब ये जो SEO है, ये बहुत डेप्थ वाली फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ऑन पेज SEO है, ऑफ पेज SEO है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं हमें। लेकिन चूंकि हमने सिर्फ गेस्ट ब्लॉगिंग समझनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो गेस्ट ब्लॉगिंग है, गेस्ट पोस्टिंग कह लें, गेस्ट ब्लॉगिंग कह लें, ये क्या है, ये SEO का एक पार्ट, एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो लोग अच्छी गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं उनकी साइटें बड़ी जल्दी रैंक करती हैं। ठीक है जी। ये जो हम GBOB की बात कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है, ये SEO का छोटा सा पार्ट। जो लोग अच्छी गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं उनकी साइट जल्दी रैंक कर जाती हैं, उन पे ट्रैफिक ज्यादा आती है, उन पे सेल ज्यादा होती है, उन पे कमीशन ज्यादा मिलता है, वो लोग अमीर हो जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है, आप देखिए एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है किसके साथ, गेस्ट ब्लॉगिंग के साथ। अच्छा, अब ये समझ आ गई आपको, एफिलिएट मार्केटर्स कौन है, जो किसी बड़े स्टोर की प्रोडक्ट्स को सेल करवाते हैं। बड़ा स्टोर सिर्फ Amazon नहीं है, आपको पता है अलीबाबा भी है, कुछ लोग पाकिस्तान में दराज के साथ भी काम करते हैं। तो किसी भी बड़े स्टोर की चीजों को सेल करवाना अपनी वेबसाइट बना के, इसे बोलेंगे ये क्या है, ये एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा, अब यहाँ पे अगली बात की तरफ आते हैं कि गेस्ट पोस्ट हम लगाते क्यों हैं।
उससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता कैसे है उससे, तो उसकी तरफ आते हैं। अब देखें, मैं एक लिस्ट आपके साथ जरा शेयर कर लेता हूं, अगर मुझे मिल गई तो। जरा एक मिनट ठहरेगा। मैंने भी आपको एक साइट दिखाई थी, ये वाली, shewon.com। मैंने आपको दिखाई हमारी वेबसाइट जिसके थ्रू हम स्मार्ट वॉचेस सेल करते हैं। तो ये जो लिस्ट मैंने आपके सामने अभी ओपन की है, इस लिस्ट में देखिएगा कि इस लिस्ट के अंदर ये कुछ टाइटल्स हैं आर्टिकल्स के, ये वेबसाइट्स हैं और ये आर्टिकल्स के लिंक्स हैं। जब ये आर्टिकल इस साइट पे पब्लिश हुआ, ये उसका लिंक आ गया। अब हमने क्या किया, देखिएगा यहाँ 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो नीचे कहां तक पहुंचेंगे, यहां तक पहुंच जाए 35। ये 35 गेस्ट पोस्टें मैंने लगवाई हैं शीवॉन के लिए। शीवॉन हमारी एफिलिएट साइट है, मैं चाहता हूँ सर्च में टॉप पे आए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, गेस्ट पोस्टें लगवाऊंगा उसकी। 35 हम लगवा चुके हैं, अभी और भी लगवाने का प्लान है। इससे में एक बात समझ आती है कि एक क्लाइंट 1, 2, 3 गेस्ट पोस्टें नहीं लगवाता। अगर क्लाइंट आपको अच्छा मिल जाए तो वो 1, 2, 3 नहीं बल्कि 50, 60, 100 गेस्ट पोस्टें एक क्लाइंट लाजमी लगवाता है, फिर उसकी साइट रैंक करती है अच्छी। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ जी, मैंने एक आर्टिकल लिखवाया जिसका टाइटल था स्मार्ट एप्स फॉर स्मार्ट वॉचेस। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अच्छा जी, एप्स फॉर स्मार्ट वॉचेस, ले जी, ये हमारे पास टाइटल था। मैंने इसे पब्लिश कहाँ करवाया, इस वेबसाइट के ऊपर, और ये इसका लिंक है। मुझे बताएं, ये जो मैंने आर्टिकल पब्लिश करवाया है, इसे मैं ब्लॉग पोस्ट कहूंगा या गेस्ट पोस्ट कहूंगा? देखिए, मैंने आर्टिकल लिखवाया है शीवॉन के लिए, लिखवाया शीवॉन के लिए है, लेकिन लगा किस पे दिया है, newsdailyarticles.com। तो चूंकि आर्टिकल लिखवा के किसी और साइट पे भेज दिया मैंने, तो क्या बोलेंगे, ये गेस्ट पोस्ट है। अच्छा, इस गेस्ट पोस्ट के अंदर क्या है, तो इसको ओपन करते हैं। ये लिंक है इसका, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ। इसको वापस कर ले, रिवर्स कर ले। लेकिन मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ। देखिए, वो वही वेबसाइट है newsdailyarticles.com। इस पे ये आर्टिकल्स आ गया, व्हाट आर द पॉपुलर एप्स फॉर स्मार्टफोन्स स्मार्ट वॉचेस। ये हमारा टाइटल था, एप्स फॉर स्मार्ट वॉचेस। अब देखिए, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें सेकंड पैराग्राफ है, इसमें थर्ड पैराग्राफ है, और थर्ड पैराग्राफ के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है कि द आर्टिकल हैज कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ द बेस्ट एंड्रॉइड वियर एप्स दैट आर मस्ट हैव फॉर वेरियस वॉचेस। गो टू shewon.com। यानी मैंने आर्टिकल लगाया किसी और साइट पे, लेकिन मैंने उसके अंदर जिक्र किसका कर दिया, अपनी वेबसाइट। ना सिर्फ मैंने अपनी वेबसाइट का जिक्र किया कि अगर आप मजीद पढ़ना चाहते हैं तो कहां जाएं, shewon.com। ना सिर्फ मैंने इसका जिक्र किया, बल्कि देखिए इसका कलर ब्लू हुआ हुआ, इसका मतलब क्या है कि इसके पीछे लिंक लगा हुआ है। देखिए, क्लिक करने की ऑप्शन आ रही है ना यहाँ पे, तो जिस जगह पे क्लिक करने की ऑप्शन आ रही है, इसका मतलब क्या है कि उसके पीछे लिंक लगा हुआ है। अब देखिए, अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूं तो क्या खुलेगा, shewon.com। मेरी बात समझ आई आपको? अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, ये प्रोसेस हो क्या रहा है, फायदा किस तरह पहुंच रहा है, तो से बात सुनिएगा। shewon.com पीछे लिंक लगा हुआ है। पहले एक टर्म समझ लें, इस टेक्स्ट को, वो वर्डिंग जिसके पीछे लिंक लगा होता है, इसको हम कहते हैं एंकर टेक्स्ट। ये आपने टर्म्स याद रखनी है, क्योंकि जब क्लाइंट से हम बातचीत करते हैं तो ये टर्म्स हमें यूज करने पड़ते हैं, इनको भूलना नहीं आप। कि गेस्ट पोस्ट के अंदर वो वर्डिंग, वो अल्फाज, वो टेक्स्ट इसके पीछे लिंक लगा हुआ है, उसको बोलेंगे ये एंकर टेक्स्ट। ठीक है जी, एंकर होता है ना, न्यूज एंकर्स होते हैं, तो वही वर्ड एंकर है, एंकर टेक्स्ट। और ये जो इसके पीछे लिंक लगा हुआ है, इस लिंक को हम कहते हैं बैक लिंक, जो वापस हमें पहुंचा रहा है कहां पे, उस वेबसाइट के। तो चीजें क्लियर हो गई। उस टेक्स्ट को हम बोलेंगे एंकर टेक्स्ट, उसके पीछे जो लिंक लगा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, बैक लिंक। अब जो बैकलिंक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डू फॉलो एंड नो फॉलो। मैं अभी इसकी बहस पे नहीं जाऊंगा, बताऊंगा लाजमी आपको इंशाल्लाह ये दोनों क्या होते हैं, दोनों में फर्क क्या है। लेकिन फिलहाल जरा समझिएगा ये प्रोसेस चलता कैसे है, फायदा कैसे पहुंच रहा है हमें हमारी वेबसाइट। देखिए, पहला फायदा,
तो ये पहुंचा कि जब कोई बंदा, ये एक ऐसी साइट है इस पे ट्रैफिक अच्छी खासी है, लोग इसको विजिट करते हैं। जब लोग इसको विजिट करेंगे तो लोग इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। जब लोग इस आर्टिकल को पढ़ के इस पे क्लिक करेंगे तो वो कहाँ पहुंचेंगे? मेरी वेबसाइट। इसका मतलब क्या है कि इस आर्टिकल के थ्रू ट्रैफिक कहाँ पे आ रही है? मेरी वेबसाइट पे कन्वर्ट हो रही है। बात समझ आई कि ट्रैफिक पहले यहाँ पे आई, लोगों ने पहले इसको देखा, इसको पढ़ा, इस वेबसाइट को, और क्लिक करके कहाँ पहुंच गए? मेरी वेबसाइट पे। मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू होगी। तब मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी तो सेल्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उससे कमीशन के चांसेस भी क्या हो जाएंगे। पहला फायदा ये पहुंचा। दूसरा फायदा, जो इससे बड़ा फायदा, वो क्या है? देखिए, ये बात याद रखिएगा कि गूगल जो है वो इस वेबसाइट को रैंक करता है। सर्च, अपनी सर्च के अंदर गूगल किसको रैंक करता है? गूगल हमेशा उस वेबसाइट को रैंक करता है जिस वेबसाइट की अथॉरिटी ज्यादा होती है। जिस वेबसाइट की अथॉरिटी ज्यादा होगी। अब किस वेबसाइट की अथॉरिटी ज्यादा होगी? उस वेबसाइट की अथॉरिटी ज्यादा होगी जिसको ज्यादा साइटें रिकमेंड कर रही हैं। बड़ी सिंपल सी बात जरा समझिएगा कि फर्ज करें एक बंदा है, वो जॉब लेने के लिए जा रहा है और उस बंदे को 100 लोग जो कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में, मैं फर्ज करें किसी कंपनी में जॉब लेने गया हूँ और उस कंपनी में 100 लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं और सब ने कहा ये बंदा बिल्कुल ठीक है, बड़ा स्किलफुल है, इसको जॉब दे। जब उसी कंपनी में 100 लोग मुझे रिकमेंड करेंगे, इसका मतलब क्या है? मुझे जॉब मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे? तो ज्यादा। एक बंदा और गया है, उसको फर्ज करें 50 लोगों ने रिकमेंड किया, तो जॉब मिलने के चांसेस किसको ज्यादा होंगे? जिसको ज्यादा लोगों ने रिकमेंड किया है। जिसको ज्यादा लोग रिकमेंड करेंगे उसकी अथॉरिटी उतनी ही ज्यादा बन जाएगी, उसको जॉब मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे? उतने ही ज्यादा। बिल्कुल सेम यहाँ पे ऐसे ही है। अब देखें, अगर मैंने इस लिस्ट के अंदर कितनी गैस पोस्टें लगाई हैं? 35। मैंने अभी दिखाया था आपको 35 टोटल गैस पोस्टें वाली। इसका मतलब क्या? 35 मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ साइटों पे मेरा लिंक लगा हुआ है। मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हैं कि 35 गैस पोस्ट का मतलब क्या है कि 35 आर्टिकल्स मैंने 35 साइटों पे लगाए हुए हैं और वहां से क्लिक्स मिल रहे हैं मुझे, मेरी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं। तो जब कोई बंदा इस साइट पे क्लिक करके मेरी साइट पे पहुंचेगा तो गूगल की नजर में मुझे एक वोट मिल गया। फिर जब बंदा इस वेबसाइट पे, सेकंड वाली वेबसाइट पे क्लिक करेगा आर्टिकल पढ़ के और मेरी साइट पे आएगा तो गूगल की नजर में क्या होगा? मुझे 2 वोट मिलेंगे। तो अगर ये 35 जगह पे मेरी गैस पोस्ट लगी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि 35 जगह से मुझे रिकमेंडेशन मिल रही है, मुझे वोट मिल रहे हैं। और ये जो मुझे पॉजिटिव वोट मिलेंगे उसके नतीजे में क्या होगा? गूगल की नजर मेरी अथॉरिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मेरी अहमियत बढ़ जाएगी कि इसे 35 लोग रिकमेंड कर रहे हैं। और जितनी मेरी अथॉरिटी बढ़ेगी उतना ही गूगल मुझे सर्च इंजन में क्या करेगा? टॉप पे रैंक कर। बात समझ आइए आपको? तो गैस पोस्ट के 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या है कि जब ट्रैफिक उस साइट पे जाती है तो वहां से क्लिक होने के बाद हमारी साइट पे ट्रैफिक आता है, हमारी साइट पे ट्रैफिक बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, कमीशन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और नंबर 2 प्रोसेस जो इसका फायदा वो क्या होता है कि जब लोग क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जाते हैं तो गूगल की नजर में हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बेहतर हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गूगल हमें अच्छा रैंक करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से गेस्ट पोस्टें लगा लगा के हम अपनी साइट को रैंक करते हैं और जब एक दफा साइट टॉप 3 में रैंक हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। साइट आप रैंक कर चुके हैं, अब उसको आपने मेंटेन करना है टॉप 3 के अंदर। अगर आप उसे मेंटेन करते रहेंगे इसका मतलब ये है कि आप इजीली को 5-6 लाख रुपए पर मंथ पाकिस्तानी यहाँ पे वो कमा लेंगे। इसमें ये होता है कि आमतौर पर बहुत सारी साइटें ऐसी हैं जो कि हमें कहती हैं जी कि आपकी जो गेस्ट पोस्ट है लाइफ टाइम पूरी जिंदगी लगी रहेगी। लेकिन कुछ साइटें ऐसी होती हैं जो कि हमें पहले बता देती हैं कि आपकी गेस्ट पोस्ट हम 90 दिन के लिए लगाएंगे या 100 दिन के लिए लगाएंगे या 1 साल के लिए लगाएंगे, फिर डिलीट कर देंगे। एक बात आपको बताता हूँ कि इसमें होता यह है कि अगर फर्ज करें, डेफिनेटली जो पुरानी गैस पोस्ट है नीचे चली जाएंगी, नई गैस पोस्ट ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, बता ये रहा था आपको मैं कि अगर मैं एक आर्टिकल लिख के इस वेबसाइट पे लगा रहा हूँ ना, इस वेबसाइट को लॉस नहीं हो रहा, इस वेबसाइट को फायदा पहुंच रहा है। क्योंकि जितना इस वेबसाइट पे आर्टिकल ज्यादा लगेंगे उतना इस वेबसाइट के रैंक करने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे? वो ज्यादा। तो जितना कंटेंट बढ़ता है ना, आर्टिकल्स बढ़ते हैं किसी साइट के ऊपर,
उतना उसके रैंक करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए इनको कोई नुकसान नहीं है आर्टिकल लगाने का, खास कोई नुकसान नहीं है इनको, इसलिए ये माइंड नहीं करते इस चीज को। लेकिन क्योंकि ये इनकी कुछ एफर्ट लग रही है, कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो इसके बदले ये पैसे लेते हैं। तो मैंने देखिए इसके आगे लिखा हुआ है कि मैंने जब इस वेबसाइट पे मैंने गेस्ट पोस्ट लगाई तो इस वेबसाइट ने मुझसे पैसे लिए हैं। कितने पैसे लिए हैं? मैंने आगे $11 लिखा हुआ है, लेकिन इसने मुझसे लिए थे $10 और $1 जो है वो पेपाल की फीस थी। जब हम पैसे सेंड करते हैं तो हमारे कुछ पैसे कट जाते हैं, तो कुछ $1 जो थी वो पेपाल की फीस। तो टोटल मिला के कितने हो गए? $11। तो मैंने $11 भी इस साइट को दिए हैं, आर्टिकल भी इस साइट को दिया है, ये मेरी गेस्ट पोस्ट क्या होगी? वो पब्लिश हो गई। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं। इसका मतलब पहले दिन से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे जो क्लाइंट्स होंगे जो हमें गेस्ट पोस्टिंग हमसे करवाएंगे वो कौन होंगे? वो अफिलिएट मार्केटर। अच्छा मुझे बताएं कि ये बात क्लियर है आपको कि हम गेस्ट ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाते हैं, कौन हमें पैसे देगा और हमने किसको पैसे देंगे आगे? ये सारी बात क्लियर है कि नहीं है? ये भी क्लियर होगी लेक्चर के दौरान शुरू में कि नहीं? देखिए मैं सिंपली छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ ताकि जरा मजीद जरा बात पक्की हो जाए। सो होता क्या है कि हमने करना क्या है, जरा ये काम हम समझ लेते हैं। हमने करना ये होता है कि हमने कल से, जब कल अब आएंगे क्लास में तो हम ये प्रोसेस सारा स्टार्ट करेंगे। हमने गूगल पे जाके ना अच्छी साइट ढूंढनी, क्योंकि हमें पता है कि अगर अच्छी चीज साइट हमें वोट देगी ना, मेरी गेस्ट पोस्ट अगर अच्छी साइट पे लगेगी मुझे फायदा अच्छा पहुंचेगा। अगर मेरी गेस्ट पोस्ट बुरी साइट पे लगेगी मुझे फायदा बुरा पहुंचेगा। फायदा बुरे से मुराद है कि नुकसान पहुंचेगा। मेरी बात समझ आ रही? तो हमने क्या करना है, अच्छी साइट ढूंढ लेनी है। इस तरह मैंने ये सारी ढूंढी हुई है सारी की सारी ये वाली। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट करें 35 साइट्स मैंने ढूंढ ली है अच्छी, इनसे रब्ता कर लिया। मुझे पता चला कि अजी की ये वेबसाइट जो है गेस्ट पोस्ट लगाएगी $10 लेके, ये भी लगाएगी कितने पैसों में? $10 में, ये लगाएगी $15 में, ये लगाएगी फ्री, ये लगाएगी $5 में। मैंने डील्स कर ली है सबके साथ, सबसे पूछ लिया। अब जब मैंने डील्स कर ली है, फर्स्ट करें 35 साइट्स की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। अब मैं क्लाइंट ढूंढूंगा, ऐसे बंदे ढूंढूंगा जो गेस्ट पोस्ट से लगवाना चाहते हैं। तो फर्ज करें आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे, मैंने सबसे रब्ता किया जी अगर आपने गेस्ट पोस्ट लगानी है तो मुझे बताएं। आप में से किसी ने मुझसे कहा, फर्ज करें आपने मुझसे कहा जी सर आपका नाम क्या है? इमरान। तो इमरान साहब जो है इन्होंने मुझे क्या दिया जी कि ठीक है जी मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए, तो मुझे जरा अपनी साइटें दिखाएं, साइटें कौन सी आपके पास हैं। मैं क्या करूंगा, मैं इनको ये साइट की जो लिस्ट है 35 वाली, मैं इनको पूरी लिस्ट सेंड कर दूं। तो ये मेरे पास साइटें हैं, इन पे मैं आपकी गेस्ट पोस्ट लगा सकता हूँ। लेकिन एक काम मैं ये करूंगा कि यहाँ मुझे तो $10 में इसमें ये गेस्ट पोस्ट मिल रही है, मैं इसकी प्राइस यहाँ मेंशन कर दूंगा $20। मेरे पास लिस्ट में प्राइस कितनी है? $10। लेकिन जब मैं क्लाइंट को सेंड करूंगा तो मैं प्राइस में बढ़ा के सेंड करूंगा $20। ठीक हो गया जी। अब फर्ज करें इस पूरी लिस्ट में से इनको ये साइट पसंद आ गई, लेट्स सपोज technoflavors.com। अब उन्होंने कहा जी मेरी इस साइट पे गेस्ट पोस्ट लगा, मैं इस साइट पे गेस्ट पोस्ट लगाऊंगा, लेकिन मैं इससे कितने पैसे लूंगा? $20। मैंने $20 जो है इनसे लिए। आगे मैंने इस बंदे को कितने दिए? वेबसाइट वाले को $10। जो बाकी $10 ना किससे बचेंगे? वो मुझे। ठीक है जी। इससे मैंने मिसाल बताई आपको कि इतने पैसे बचेंगे आपको। बाज औकात आपको किसी गेस्ट पोस्ट में $1 बचता है और बाज का किसी गेस्ट पोस्ट में आपको $500 बचते हैं। अभी रिसेंटली हमारी एक स्टूडेंट है, अच्छा मिसाल अभी शदाबी साहब दे रहे थे, वही मिसाल थी कि नहीं, कि उनको मैंने फोकस करवाया कि लिंक्डइन पे काम करें आप मुसलसल। ठीक है ना? मुझे एक्चुअली होता ही है कि स्टूडेंट्स देख के मुझे आइडिया हो जाता है कि किस स्टूडेंट को किस प्लेटफॉर्म पे लगाना चाहिए। तो जब हमने उन स्टूडेंट्स को, उस बैच के स्टूडेंट्स को हमने लिंक्डइन पे लगाया तो उस पर ये हुआ कि उनको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। अब उन्होंने पोस्ट लगाई हुई थी कुछ दिन पहले कि लिंक्डइन पे एक ऑर्डर मिला तो जिसमें से उन्हें €120 का प्रॉफिट हुआ एक गेस्ट पोस्ट में। €120। €120 का मतलब ये है कि यूरो की प्राइस डॉलर से ऊपर है, डॉलर से ज्यादा मेरे ख्याल 196 है। तो इसका मतलब ये है कि आप समझ लें कि तकरीबन कोई ₹23,000 उन्होंने बचा लिए एक गैस पोस्ट लगा। ठीक है ना? इसका मतलब अगर हम महीने में इस तरह की 10 गैस पोस्ट लगा लें तो हमें 2.5 लाख अपना 2.25 लाख साइड पे करें। लेकिन ये फिर किस्मत किस्मत की बातें हैं, कोई क्लाइंट ज्यादा बजट वाला होता है, कोई क्लाइंट कम बजट वाला होता है। लेकिन मेन प्रोसेस क्या है कि आपने साइटों को आउटरीच करना है। आउटरीच का मतलब क्या है? उनसे राब्ते करने, इनके साथ आपने डील्स करनी है और जो प्राइसेस आपकी डन हो जाएंगे उन प्राइसेस को आपने अपनी लिस्ट में नोट कर लें।
लेकिन जब क्लाइंट को आपने लिस्ट सेंड करनी है तो वो प्राइसेस नहीं बल्कि अपना प्रॉफिट रख के फिर प्राइस बढ़ा के सेंड करें। तो क्लाइंट आपको ऑर्डर लगवाएगा, आपने इस वेबसाइट के मालिक को कम पैसे सेंड करने हैं, क्लाइंट से ज्यादा लेने हैं, तो जो बीच में फर्क होगा, डिफरेंस होगा, वो आपके पैसे। ठीक है जी, तो इस तरीके से सारा प्रोसेस चलेगा। अच्छा, एक चीज और जरा क्लियर कर लें कि क्लाइंट और वेंडर दोनों चीजें की टर्म्स क्या है। ये टर्म्स क्लियर है आपको? क्लाइंट कौन होता है, वेंडर कौन? बस हम बात को वाइंड अप कर रहे हैं। आज की कोई प्रैक्टिस वाली बात नहीं है हमारी, ये हम कल शुरू करेंगे प्रॉपर कि साइट सर्च कैसे करनी है, राब्ता कैसे करना है, उनको चेक कैसे करना है, उनकी क्वालिटी कैसी है, चेक कैसे करना है, ये सारी बातें कल हम करेंगे इंशाल्लाह। तो लास्ट चीज मुझे बता दें, वेंडर और क्लाइंट दोनों में क्या फर्क है? ठीक है, ठीक है, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस बंदे से हमने पैसे लेने हैं उसको बोलेंगे वो क्लाइंट है, और जिस बंदे को हमने पैसे देने हैं उसको क्या बोलेंगे, वो वेंडर। ठीक हो गया जी? अब देखें जी जी, नहीं वो तो मैं नहीं लिस्ट बनाऊंगा ना, मैं क्या, देखिए फर्स्ट करें, मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं ऐसा करूंगा, मैं यहाँ देखिएगा, मैं इस पे करूंगा जी मेक अ कॉपी, मैं इसी शीट की कॉपी बना लूंगा। ठीक हो गया? इसकी कॉपी बना के मैं उस कॉपी के अंदर क्या करूंगा, प्राइसेस को $10 बढ़ा दूंगा, उसे मैं नाम दे दूंगा क्लाइंट्स कॉपी, इसे मैं नाम दूंगा ये माई कॉपी है। जो मेरी अपनी शीट जिसमें एक्चुअल रेट्स हैं वो मेरी शीट है, और जिसमें मैंने क्लाइंट्स के थोड़े रेट बढ़ाए हुए हैं उसको मैं नाम डिफरेंट दे, ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे इसको कि लिस्ट हमने कैसे बनानी है, नाम क्या क्या देने हैं उसको। अच्छा, ये एक बड़ा कह लें कि वायरल क्वेश्चन है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर ये फर्ज करें कि मैं ये लिस्ट सेंड कर दी उनको, तो अब वो रब्ता तो नहीं कर लेंगे उनके साथ? तो ये देखिएगा कि जो वाकई अच्छे क्लाइंट्स हैं, जो बड़े क्लाइंट्स हैं, वो कभी भी ये काम नहीं करते। देखिए मैं अगर फर्ज करें कि एफिलिएट मार्केटर हूं ना, मुझे पता है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग से पर मंथ 10-20 लाख कमा लूंगा। अगर मैं 10-20 लाख कमा लूंगा तो मुझे कोई 15-20 हजार 30 हजार 50 हजार देते हुए किसी बंदे को फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, कोई भी बंदा सारे काम खुद नहीं कर सकता, उसने हमेशा अपनी टीम रखी होती है ना कि ये काम इससे करवाना है, ये काम इससे करवाना है, ये काम इससे करवाना है। अगर मैं खुद मेलें करूंगा, खुद ही मैं बार्गेनिंग करूंगा, खुद ही मैं आर्टिकल सेंड करूंगा, खुद ही मैं दोबारा रिसीव भी करूंगा उनसे लिंक, अगर मैंने सारे काम खुद ये करने हैं तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग में तवज्जो कैसे दूंगा? मेरी बात समझ आ रही? एफिलिएट मार्केटिंग करना, एसईओ करना एक फुल फ्लेज जॉब है। तो जो लोग वाकई वो काम करते हैं ना, तो वो गेस्ट पोस्टिंग के काम को छोटा समझते हैं, कहते हैं ये बड़ा काम नहीं है, कि किसी को पैसे देके करवा ले। तो वो क्या करते हैं, फिर हमसे पैसे दे के वो काम करवा। ठीक है जी? तो इसलिए बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में बड़े लोग ऐसे हैं जो कि आपसे कहते हैं कि मुझे गेस्ट पोस्टर चाहिए, आप उसे लिस्ट सेंड करते हैं और लिस्ट लेके वो भाग जाते हैं, और भाग कैसे जाते हैं, फिर वो लिस्ट लेके जो है आपसे रब्ता नहीं करते और खुद कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और अपनी डील डन कर लेते हैं उनके साथ। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो पाकिस्तान, ये जो एशिया है, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग भी मिल जाते हैं यहाँ पे। इंडिया, पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो वाकई बड़े क्लाइंट्स होते हैं। लास्ट बात की तरफ मैं आ रहा था कि वेंडर कौन है, क्लाइंट कौन है। तो मैंने बताया कि जिससे उन्हें पैसे लेने हैं वो क्लाइंट है, और जिसको पैसे देने हैं वो वेंडर है। यानी फर्ज करें इस मिसाल के अंदर shewant.com के लिए मैंने गेस्ट पोस्ट लगाई थी, तो shewant.com जो है, वो जिस बंदे की वो साइट है उसे क्या बोलेंगे, ये क्लाइंट है। और जिस वेबसाइट पे मैंने आर्टिकल लगवाया उसका, उसको बोलेंगे ये वेंडर साइट। यानी जिस साइट पे गेस्ट पोस्ट लगवानी है ना हमने, उस साइट को हम बोलेंगे ये वेंडर साइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी की सारी साइटें कौन सी हैं, दीज आर द वेंडर साइट्स। इन पे गैस पोस्ट लगवाई है हमने, इनको पैसे दिए हैं गैस पोस्ट लगाने। तो जिनको पैसे दिए हैं गैस पोस्ट, जिनको हमने लगवाई है जिस साइट के ऊपर, उसे बोलेंगे वो वेंडर साइट हैं। और जिसके लिए गैस पोस्ट लगवाई है, जिसका लिंक लगा हुआ है अंदर, जिसका अंदर लिंक लगा हुआ है ये वाला, उस साइट को हम बोलेंगे ये क्या है, ये क्लाइंट की साइट। ठीक है जी? तो क्लाइंट से पैसे लेंगे, वेंडर को देंगे, और क्या करेंगे, वेंडर से लिंक लेंगे और किसको दे देंगे, क्लाइंट। प्रोसेस समझ आ गया? फर्ज करें मैं लिंक बिल्डर हूँ, हम अपने आप को लिंक बिल्डर कहते हैं। तो फर्ज करें आप इमरान नाम का बंदा, तो इमरान साहब जो है वो क्लाइंट है, इन्होंने मुझे कहा गेस्ट पोस्ट मैंने लगवानी है, मैंने इनसे आर्टिकल लिया और किसको सेंड कर दिया, वेंडर को। वेंडर ने उसको पब्लिश कर दिया, तो पब्लिश करके मुझे इस तरह का लिंक दे दिया।
मुझे इस तरह के लिंक्स दे दिए उसने, ये लिंक, मैंने ये लिंक पकड़ा और वापस किसको दे दिया, क्लाइंट को। क्लाइंट ने लिंक ओपन किया, चेक किया, मेरा लिंक लगा हुआ है अंदर, आर्टिकल ठीक लिखा हुआ है, सही लगा हुआ है, इसने उसको चेक किया, ओके किया, मुझे पैसे दिए, मैंने अपने पैसे रख के बाकी पैसे किसको दे दिए, वेंडर को। ये हमारा प्रोसेस सारा मुकम्मल हो। तो बड़े सिंपल तरीके से हमने इसको मुकम्मल कर लिया। सारे प्रोसेस में आपको हार्डली कोई 10 से 15 मिनट लगते हैं मैक्सिमम ये सारा काम करने में। लेकिन जो मेन काम है वो सबसे पहले क्या है कि ये साइटें पहले आपके पास होनी चाहिए, इनके साथ राब्ते आपके होने चाहिए, इसमें टाइम लगता है हमारा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गेस्ट ब्लॉगिंग में सबसे पहला जो काम होता है साइटें इकट्ठी करना, उनसे राब्ते करना, यही टाइम टेकिंग है। अगर आप पहला 1 महीना इस पर टका के लगा देंगे, इसका मतलब यह है कि आप आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह कामयाब लाजमी हो। तो वेंडर साइटें इकट्ठी करना सबसे मेन काम है फिलहाल स्टार्टिंग में। एक दफा 100 साइटें इकट्ठी कर ली आपने, 200 साइटें इकट्ठी कर ली। मुझे याद है कि मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो मैं उस वक्त अपना कोई साथ एजुकेशन भी साथ में चल रही थी, PhD का मेरा भी स्टार्ट था, और उसके साथ मैं एक इदारे में लेक्चर पढ़ाता था। वहाँ मैं डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट याद है कोई 9 या 10 लेक्चर पढ़ाता था रोजाना, और 10 लेक्चर वहाँ पढ़ाने हैं, अपना PhD का काम भी कुछ साथ देख रहे हैं, और साथ मैंने गेस्ट ब्लॉगिंग भी करनी है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने, मेरा ख्याल है कि 1 माह के अंदर तकरीबन 300 से 400 की मैंने डील कर ली थी, 300 से 400 को साइट में डील कर ली थी। तो आपने भी यही काम करना है। जो पहला 1 महीना है ना, अगर आपने अच्छी साइटों के साथ डील कर ली, वेंडर साइटें आपने इकट्ठी कर ली, उनके साथ रेट्स अच्छे कर लिए, इसका मतलब ये है कि आपके कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आपने पहले मंथ में ही मत हार दी, काम ना कर पाए, तो काम खराब हो। ठीक है जी। तो पिछले कुछ बैचेस से थोड़ी सी हमने सख्ती करना शुरू की है। सख्ती का मतलब ये नहीं है कि हम कोई डंडा पकड़ गए और सजा देना शुरू कर दें, ऐसी बात नहीं है, खुदा ना खास्ता। उसमें यह है कि हमने एक परफॉर्मा बनाया है, परफॉर्मेंस शीट बनाई है हमने। हम क्या करते हैं कि वो हर स्टूडेंट को एक शीट दे देते हैं, उस पर डेट वाइज असाइनमेंट्स लिखी हुई है, इस दिन तक आपने ये काम करना है। तो आज के दिन से लेके, मतलब कल के दिन से लेके, आप ये कह लें कल के दिन से लेके कोर्स के एंड तक तमाम डेज को हमने डिवाइड कर दिया है, तमाम जो टास्क है उसको। अब होता क्या कि जो आप काम कर लेंगे हम उस पर टिक कर देंगे, ये काम आपका होगा। तो एट द एंड जिस बंदे ने वो 100% काम कर लिए, इसका मतलब यह है कि वो लाजमी इंशाल्लाह कामयाब होगा। हमारी तरफ से गारंटी है कि कामयाब होगा अगर उसने काम ना छोड़े। लेकिन अगर आप उस परफॉर्मे को 100% मुकम्मल ना कर पाए तमाम असाइनमेंट्स को, तो फिर कोई गारंटी नहीं हमारी होगी। ठीक है ना। तो वो परफॉर्मा जो है इंशाल्लाह कल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नासिर साहब और तहसीन साहब जो है डेली बेसिस पे उसको चेक करेंगे, और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी इंशाल्लाह वो एक PDF फॉर्म में सेंड कर दिया जाएगा, उसको भी इंशाल्लाह हम दोबारा साथ चेक करते रहा करें। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन जी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हैं कि इसमें जी गैस डील कैसे करते हैं, कल का टॉपिक ऑनलाइन स्टूडेंट्स पर ही फुल फोकस कीजिएगा। जी इंशाल्लाह सब पे फोकस करेंगे। कोशिश मेरी पूरी होती है कि सबको साथ लेके चला जाए, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। और जहां जहां आप कहीं कभी आपको लगे कि कोई मैं फोकस नहीं कर पा रहा, मुझे बता दिया करें, मजीद इंशाल्लाह उस पर देख लिया करेंगे। और डील कैसे करते हैं, मेल कैसे करते हैं, क्या मेल करनी है, किस तरह के तरीके से मेल करनी है, जी बॉपर जो है उसमें से किस तरह हमने क्रेडिट्स को यूज करना है, ये बहुत सारी बातें हैं। मैं फर्स्ट लेक्चर में सारी बातें कवर नहीं कर सकता। अगर फर्स्ट लेक्चर में सारा कुछ कवर कर दूंगा तो फिर बाकी लेक्चर कहाँ जाएंगे, मुश्किल काम हो जाएगा ना। इसलिए ये सारा काम करेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। तो आपने वेट करना है, तो हर लेक्चर को साथ लेके चलना। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि जो लेक्चर आपका हो गया उसको अपने ज़हन नशीन कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर, बस ये काम कर लें, बाकी इंशाल्लाह साथ साथ काम चलता रहेगा। ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे। कुछ सवाल किसी का अगर मजीद है तो काइंडली पूछ लें जी। जी जी। हम्म। ये ऐसा हो जाता है, ऐसा मेरे साथ भी कई दफा हुआ। तो फर्ज करें आज किसी वेंडर के साथ हमने डील डन कर ली, मैंने किसी वेंडर को मेल की, उसने कहा जी $10, मैंने $10 में डील डन कर ली फर्ज कर। अब मेरे पास क्लाइंट कोई नहीं आया उस साइट के लिए, किसी क्लाइंट ने वो साइट सेलेक्ट की नहीं थी। 6 माह गुजर गए, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए। अब 2 साल बाद क्या हुआ, एक क्लाइंट आया, उसने कहा जी मुझे इसी साइट पे गेस्ट पोस्ट चाहिए। अब मैंने 2 साल बाद उससे रब्ता किया, जी ये गेस्ट पोस्ट लगा दो। अब वो मुझसे कहेगा कि ये तो 2 साल पुरानी बात हो गई है $10 वाली, अब तो महंगाई बहुत ज्यादा है, तो अब जो है ना अब $10 में काम नहीं चलेगा। तो फिर हम क्या करेंगे। उससे फिर दो चीजें होती हैं हमारी।
पहली चीज तो ये होती है कि हम उससे क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि चूंकि हमारी प्रीवियस मेल जो थी, जो प्रीवियस हमारी कॉन्वर्सेशन, जो डील थी हमारी, वो चूंकि $10 पे थी और उसके बाद आपने मुझे कोई अपडेट नहीं किया अपनी प्राइसेस के बारे में, तो ये कहें कि आप सिर्फ मेरी ये वाली जो गेस्ट पोस्ट है इसी प्राइस में लगा दें और नेक्स्ट जो गेस्ट पोस्ट होगी मैं आपकी नई प्राइस के अंदर आपसे लगवा लूं। पहली बात तो ये, पहली कोशिश ये करनी है। अगर फर्ज करें वो इस बात पे अग्री नहीं होता, तो फिर हमारी दूसरी कोशिश क्या होगी कि जितनी प्राइस वो बताएगा हमने क्लाइंट से फिर रिक्वेस्ट करनी होती है कि इस वेबसाइट की जो फीस है, एडिटोरियल फीस जो है वो थोड़ी बढ़ गई है, तो उसमें जो है आप अपना जो चार्जेस हैं वो थोड़े ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। फिर क्लाइंट को मनाएं। अगर क्लाइंट नहीं मानता तो उसका मतलब फिर उसका होता ही है कि हमें अल्टीमेटली अगर हम काम करना चाहते हैं तो फिर हमें लॉस भी बियर करना पड़ता है। बहुत का ऐसा होता है हमें लॉस बियर करना पड़ता है। मुझे खुद याद है कि कई ऐसे क्लाइंट्स थे जिनमें फर्स्ट गेस्ट पोस्ट में मुझे या तो बिल्कुल पूरा होता है ना, जितने पैसे लिए उतने पैसे आगे दिए हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा हुआ। और कई क्लाइंट्स में ऐसा हुआ कि पैसे बचाने की बजाय कुछ $5-7 का नुकसान हो गया। लेकिन होता है कि जब पहले पहले ऑर्डर में नुकसान भी अगर हो जाए, लेकिन अगर आप उस क्लाइंट के साथ अच्छी डील कर लें और आपको ये पता हो कि क्लाइंट लॉन्ग टर्म चलने वाला है, तो पहले ऑर्डर में अगर लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ता तो कर, वो जो लॉस होगा हम क्या करेंगे वो अगले ऑर्डर्स में पूरा कर। पास में बॉन्डिंग मान मेन चीज है कि क्लाइंट को आप पक्का कर लें अच्छी कम्युनिकेशन के साथ। अगर वो पक्का हो गया तो फिर वो जो $5-7 है मैटर नहीं करते हैं, वो 500 की बजाय 500-700 निकलवा लेंगे उससे। ठीक है ना। मैं इसका एग्जांपल शेयर करूंगा, शायद वो मुझे फाइबर पे शायद चैट भी मिल जाए, तो एक ऐसा एग्जांपल है मेरे पास, तो इंशाल्लाह लाजमी शेयर करेंगे आपके साथ अगर मुझे मिल गई। ठीक, अपने ब्लॉग्स बनाना प्रॉपर जो है ना वो तो नहीं सिखाएंगे, लेकिन ये जरूर इसमें बताएंगे कि अपनी वेबसाइट अगर हमें बनानी है, जो GPOB साइट जिसे हम कहते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए, कुछ लोग क्या करते हैं ना अपनी साइटें बनाते हैं। मैं वैसे ही मिसाल अक्सर ये दिया करता हूँ कि 5 या 6 लेक्चर में जाके मिसाल आती है, लेकिन इसमें कई ऐसी फर्म्स हैं जिन्होंने क्या किया जी, अपनी 100 साइटें बना ली हैं। उन्होंने इसकी फिक्स प्राइस लगा दिया जी $5 $10 $5 $10 में गेस्ट पोस्ट। तो जब वो गेस्ट पोस्ट इतने डॉलर में सेल करते हैं तो चूंकि सस्ती गेस्ट पोस्ट होती है तो लोग धड़ाधड़ क्या करते हैं उस पर गेस्ट पोस्ट लगवाना शुरू। तो ये हम लाजमी बताएंगे लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर आपको, शायद एक लेक्चर होगा कि हमने डोमेन कैसे सिलेक्ट करनी है, एक्सपायर्ड डोमेन कैसे चूज करनी है, उसके क्या क्या फीचर देखने हैं कि वो आगे कामयाब भी हो सके। ठीक है ना। और वेबसाइट बनानी कैसे है ये फिर अलग अलग कोर्स है, लेकिन ये होता है कि हम वेबसाइट आपको बना के दे सकते हैं, उसको जो मैट्रिसेस थोड़े इंप्रूव करके दे सकते हैं, आप आगे उसे संभाल लें, फिर आप ये काम हो सकता है। ठीक है जी जी। वो एक्चुअली पेपाल या पेनियर होता है, इस पे इंशाल्लाह वो डिस्कस कर या परसों कर लेंगे। अभी दरअसल ये है कि अभी ना 8 बजे पूरे 8 बजे नेक्स्ट क्लास भी शुरू हो जानी है फेसबुक कॉमर्स की, तो मादे के साथ हम इसको कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। मोस्टली पेपर चलता है इसके। पेपल आपका मैं इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है ना। इसका मसला हमने हल करने की पूरी कोशिश की है और काफी हद तक हल हो भी गया है, ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि इस पे इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है जी। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं ऑनलाइन क्लास के अंदर भी, मगरिब के बाद इंशाल्लाह क्लास शुरू कर लेंगे। कल 6:30 पे क्लास स्टार्ट करेंगे, मगरिब के बाद 6:15 में मगरिब हो जाती है, तो 6:30 पे इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच, सबका बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।